क्षमताएं नहीं है। फिर बाद में हमको लगा कि बनाने वाले तो सारे हमारे भाई लोग हैं, आप लोग हैं। और कल भी मैं IBM के साथ एक सॉफ्टवेयर के लिए कुछ बात कर रहा था, तो बैठे बोले जी बाकी तो सब IT कंपनी में, चाहे गूगल है चाहे दूसरे जितनी भी कंपनियां हैं, बोले सारी हिंदुस्तानी CEO हैं। बोले वो रह गया था, उसमें भी कुछ IIT खड़गपुर के भाई उसमें भी CEO बन गए, कल की कुछ वो बता रहे थे। तो हम यानी कि सारी दुनिया की कंपनी को जब चलानी हो तो आप, पर अपने लिए यदि कोई योजना बनानी हो तो तुम डरते हो। भाई आपको इतना ही तो सोचना है, जब दुनिया के दूसरे की कंपनी को चला करके उसको कमा करके दे सकते हो, तो तुम अपने लिए कमाई करने का साधन क्यों नहीं कर सकते? छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जो आपके सामने खड़ा है, कोई मैं प्रोफेशनल, मैंने कोई MBA नहीं किया, मैंने कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी और ये दुनिया जहाँ की चीज़ों को मैंने नहीं पढ़ा है। जब हम कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? भाई मैंने तो संस्कृत पढ़ा, मैंने शास्त्र पढ़ा, हमने कभी सोचा भी नहीं। अच्छा बात यह है, हमने तो बिजनेस करने की नहीं सोची, भगवान ने लगा दिया तो हमने कर डाला। आप बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो भाई विवेक जी ने आपको इतना लबालब भरा है 2 दिन से, मुझे पता है। ये ऐसे कहते हैं ना, ठोस ठोस करके बिल्कुल ऊपर तक भर रखा है, तो उसको खाली मत होने देना। आपको एक ही काम करना है कि जैसे यहां से कथा प्रवचन सुन लिया, निकल गए, वहीं झाड़ करके निकले नहीं। प्रेरणाएं देखो, जीवन में एक शब्द सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक भवति। ये महाभाष्य जो बहुत बड़ा जो संस्कृत का व्याकरण है, वो कहते हैं कि जीवन में, जीवन के कल्याण के लिए यदि एक शब्द भी यदि आपने उतार लिया ना, तो वो आपको कल्याण करने में सहयोग कर सकता है, उसी से आपका कल्याण हो सकता है। और आपने देखा होगा, जब कभी कभी बहुत सारे लोग आपके लिए हल्की बातें भी कहे तो हम ध्यान नहीं देते। कभी किसी ने कह दिया, थोड़ा भी अपमान किया, तो हम जिंदगी भर अपने दिमाग में लेकर के घूमते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि उससे हम कहीं ना कहीं अपनी ऊर्जा को खोते हैं, हमारी एनर्जी उसको देखते ही वो बात याद आती रहती। ऐसे ही यदि हम अच्छी बात को दिमाग में बैठा लें, तो दुनिया में कोई ताकत नहीं है कि आपको अपने लक्ष्य को पाने से रोक सके, ऐसी कोई ताकत नहीं। तो उसको अपने दिमाग में आपको उतारना होगा, पूरी ताकत से उतार करके, और इतने गहराई में उतारना होगा कि कोई भी ताकत आपको उससे बाहर ना निकाले। तो हम तो लगे थे सेवा के भाव से, सेवा की सोच से। तो जैसे मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ सारी जितने भी संस्थाएं हैं, जितने भी, चाहे वो देश की हैं विदेश की हैं, तो वो जब आप चला सकते हैं, तो हमको क्या करना है कि हमको, जो मुझको समझ में बात आती है, सबसे पहले जो आपने संकल्प लिया है कि मुझे इस काम को करना है, उस संकल्प के साथ में आप ये मत सोचिए कि सारी दुनिया आपकी प्रशंसा करें या आपके कार्य के लिए लोग कहें कि वाह तुम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि मैं ऐसा काम करूंगा कि मेरे कार्यों के द्वारा लोग कहें कि वाह क्या बढ़िया किया है। कार्यों के द्वारा, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। हमारे यहाँ हम कर्म को पूजा मानते हैं, मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। यानी कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, कोई भी हैं, भगवान खुदा अल्लाह गॉड तो तब खुश होगा जब तुम्हारे कर्म इतने अच्छे हों कि वो कहे कि वाह ये इस प्राणी को मैंने दुनिया में भेजा था, जिसके लिए भेजा था वो करके आया। तो वो क्या है? वो परोपकार है, आपके द्वारा दूसरे को लाभ पहुंचाना है। तो जब हम ये सोच ले, बड़ी बड़ी लाभ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन की जरूरत तब पड़ती है। ध्यान रखना, सरकार में नियम है, जैसे हमारे FSSAI है, दूसरी संस्थाएं, मैं भी इस बात को हमेशा कहता हूं, यदि आप जो काम करेंगे, जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जो भी बिजनेस करेंगे, यदि विशेष कर करके खाने पीने की, लगाने की, पहनने की जो भी चीजें हैं, यदि आप करते हैं, करते समय यदि सिर्फ आप एक चीज का ध्यान रखें कि क्या इस पदार्थ को मैं अपने घर वालों को खिला सकता हूं, क्या इस चीज को मैं अपने परिवार के साथ कर सकता हूं क्या, यदि यह उत्तर में यस आंसर आ जाए तो समझ लेना कि तुम्हारा कार्य सर्वोत्तम है, इससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि हम अपने परिवार के लिए हमेशा सोचते हैं अच्छा हो,
हम सोचते हैं कि बिजनेस करना है, गोलमाल करना है, क्योंकि इतने सारे लोग आप बैठे हैं। यदि जितने बैठे हैं ना, आप लोग संकल्प ले लें कि मैं कोई नकली घटिया कोई भी वस्तु सामान इस तरह की कोई सी भी चीज का मैं बिजनेस नहीं करूंगा। हिंदुस्तान मेरे भाई एक दिन में सुधर सकता है। हम लोग क्या है कि हमारी यदि कल्चर की बात करूं तो थोड़ी सी बात कह देता हूं, जानी जानी पहचानी बात है। जब हम जैसे हम कई बार विदेशों में जाते हैं तो हिथ्रो एयरपोर्ट में लंदन में मान लो सारे, जैसे इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट हो या हिंदुस्तान की कोई भी फ़्लाइट हो, दिल्ली की फ़्लाइट हो मान लो, तो वहाँ क्यू में लगे होते हैं, बड़े चुपचाप सब लाइन में खड़े मिलेंगे आपको। और जब दिल्ली उतरते हैं तो आप देखोगे धक्का परेड करते मिलेंगे वही लोग, यानी वही लोग वहां लाइन में हैं और वो यहां आते ही वो फिर आप आगे पिछाड़े जो है ना एक दूसरे को धक्का देने में लग रहे हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये बताओ, आप ही वहां लाइन में लग रहे थे? बोले यहां ये क्या कर रहे हो? बोले यहाँ की आचार्य जी, बोले यहाँ की हवा पानी का असर ही कुछ है। मतलब हम अपने नियम को तोड़ने के लिए भी हवा पानी को दोष देते हैं। यानी कि वही आदमी जब हम वहां विदेशों में जाकर के हम अत्यंत पुरुषार्थ करेंगे, वही आदमी, मेरे पास इतने बहुत सारे भाई लोग हैं जो हमारे यहाँ सेवा देते थे, वो विदेश के लिए चले गए, कुछ एमएनसीज के लिए चले गए, जाने के 3-4 साल बाद कहते हैं आचार्य जी हमको दोबारा रख लो। मैंने कहा भाई ऐसा क्या हुआ? बोले जी हम तो पतंजलि में बड़ी मस्ती में थे, यहाँ तो 8 घंटा काम करते थे, 10 घंटा करते थे, छुट्टी हो जाती थी, बोले वहाँ 12-12, 14-14 घंटा काम करना पड़ता है। क्योंकि जब हम जिस चीज को खो देते हैं कई बार उसकी महत्ता जो है बाद में समझ में आती है। तो हमको समय रहते ही समझना है, समय को किसने जीता? जिसने समय रहते समय को पहचाना, हमको वो बनना है, फिर दुनिया में हमको कोई हरा नहीं सकता। जहां भी हैं आप, जिस भी परिस्थितियों में हैं, देखिए परिस्थितियों की कल्पना मत करिए। कई बार क्या होता है कि हम कुछ चीज शुरू करना चाहते हैं पर हम मुहूर्त की तलाश करते रहते हैं। कई लोग तो वो पंडित वाला मुहूर्त अलग है, वो भी, और दूसरे मुहूर्त कि ये अनुकूलता होगी तो ये करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम भारतीय संस्कृति परंपरा को मानते हैं, न मैं तिथि का, न बार का, न शनि रवि का, न हम किसी काम को करना हो तो अगले महीने का, उससे अगले महीने का, कुछ भी तिथि बाहर मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करते। आज तक हमने जितने भी काम किए, मैं आपको बता दूं, हमने कभी, मैं एक उदाहरण देता हूं, हालांकि ज्योतिष वास्तु हमारे संस्कृति के बहुत बड़े पक्ष हैं, बहुत बड़े पक्ष हैं, वो बहुत बड़ा विज्ञान है, पर उस विज्ञान के नाम पर जो आज दुर्दशा है, ये भी क्योंकि आप लोग बहुत सारे बैठे हैं कि मेरे को शुरू करना है, बोले भाई संडे को कर, मंडे को ना कर, इतने बज के इतने मिनट को कर, ये भी बहुत खतरनाक है। ये चीजें दिमाग में घुस जाती है ना, वो बाहर हो ना हो दिमाग में लगता है कि तेरी उन्नति तो इसलिए नहीं हो रही, फिर क्या करेगा, एक दरवाजा तोड़ेगा, फिर एक खिड़की को उधर कर देगा, गमले को उठा के उधर ही रखेगा, आधी खोपड़ी तो बिजनेस की जगह तुम्हारी शिफ्टिंग में लग रही, क्या करोगे फिर? हाँ, तो यह भी हमको समझना है, यानी कि हमको अपने कार्य को करने के लिए मस्तिष्क के अंदर आपको अपने आप को जितना आप कंफर्ट रख पाओगे उतना ही आप अपने कार्य को बेहतरीन कर पाओगे। तो कंफर्टनेस के लिए जरूरी है कि बाहर की चीजों का प्रभाव जितना कम होगा उतना ही अपने अंदर की शक्ति की जागृति, शक्ति, एनर्जी का जो लेवल है आपका उतना ही हाई होगा, जोश उतना ही आपका बढ़ा रहेगा। नहीं तो कोई भी आ जाता है, कोई आकर के आपको कान में भर देता है, वायरस छोड़ गया, वो परेशान तुम हो रहे हो, वो तो अपना काम कर गया ना। तो ये ध्यान रख लेना कि कोई भी आकर के आपको, क्योंकि कोई आदमी आकर के ऐसा थोड़ी ना कि तुमको किसी तरह से परेशान कर करके डंडे से पिटाई करके जाएगा। यदि वो चाहता है कि तुम अपने कार्यों के अंदर कहीं से कमजोर पड़ो तो कमजोरी की बात डाल जाएगा। यदि आपके दिमाग में असर कर गया तो फिर आप असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। तो हमको अनुकूलताएं जीवन में कभी मिलती नहीं हैं। जो प्रारंभ में उसके लिए 500,000 लोगों की है, जो एक 50,000 को जानता होगा उसके लिए उतने की है, कोई लाख को जानता हो तो लाख की। दुनिया में भाई 600 करोड़ हो, 700 करोड़ हो, आबादी कितनी भी हो, आपके लिए तो उतनी है जितनी दुनिया को आप जानते हो। इसीलिए, और दुनिया के लिए आपके लिए जो जगह है वो कहाँ से शुरू होती है? मैं कह दूंगा कि जहाँ आप बैठे हो, जहाँ आप खड़े हो, कि जो हमारे जो हाथों में है, जो हमारे सामने है, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हम खड़े हैं, वहाँ से मेरे लिए शेक्सपियर ने कहा था कि चांस क्या होता है? चांस, अवसर वो होता है जो तुम्हारी मुट्ठियों में है, अवसर वो नहीं होता है जिसकी तुम कल्पना कर रहे होते हो।
तो कल्पना को साकार करने का मतलब ये कि अभी तुरंत प्रवृत्त हो जाना। तो अब इस तरह से प्रवृत्त हो जाएंगे तो आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। तो पतंजलि की जैसे मैं बात बता रहा था, हमने इस तरह से शुरू किया। शुरू करने के बाद में लोगों ने पहले कहा कि पतंजलि के पास तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। देखो नेगेटिविटी की मैं बात कर रहा हूं, जबकि सारी आइटम हम अपने आप बनाते थे। ये सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि भाई ने कहा, विवेक जी ने कहा कि एंटरप्रेन्योर हैं, बड़ी बड़ी बिजनेस कर रहे हैं, करने वाले लोग हैं। मैं बता रहा हूं कि बोले पतंजलि के पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बोले दवाई, क्योंकि दवाई पहले तो कहा कि दवाइयां तो काम करती नहीं है, तो दवाइयों ने काम करना शुरू किया। लोगों ने कहा इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जबकि हमारे पास बड़ी बड़ी यूनिटें शुरू में थी। उस यूनिट को हमारे पास, भाई हम अपने घर में ही चीज बनाते हैं, इस बात को बताने के लिए हमको बहुत ताकत लगानी पड़ी। उसके बाद में शायद जो पुराने लोग हैं थोड़े से, वो जानते होंगे कि पतंजलि की दवाइयों को लेकर के बहुत नेगेटिविटी फैलाई गई। क्या कहा गया कि पतंजलि तो आदमी की खोपड़ी की दवाई बनाता है। मैं मीडिया में कह कह करके थक गया, भाई आदमी इतने हरिद्वार में नहीं रहते हैं, सबकी खोपड़ी पीस करके भी दवाई बनाऊंगा तो जो है ना वो 2-4 महीने से ज्यादा की नहीं बन सकती। तो फिर भी ये प्रचारित किया गया। कल्पना कर सकते हो आप हम किस स्थिति से गुजरे होंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, हमने कभी बुरा नहीं किया। देखो अच्छे आदमी की परेशानी क्या है, अच्छा आदमी इसीलिए परेशान होता है, वो सोचता है कि दूसरा भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करे। ये सबसे बड़ा भ्रम है, इसको निकाल दो। भाई तुम अच्छे हो, तुमको अच्छा व्यवहार करना है। कुत्ता आदमी को काट सकता है, आदमी कुत्ते को कभी काटता हुआ सुना आपने? तो इतना ही करना है तुमको। तो और दूसरा तो आपने सुनी है पुरानी कहावत, कहने हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। हाँ, वो तो आपने सुनी रखी है। तो भाई आप अपना लक्ष्य तो तय कर लो। तो उसको करने के बाद में कहा आदमी को हड्डियां मिला दी। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने जिंदगी में कभी गलत नहीं किया, जिंदगी में कभी किसी के लिए अहितकारी नहीं सोची। एकाएक हमारे ऊपर जब इतना बड़ा आक्षेप और आरोप लगाया गया, और उसके बाद में सारे मीडिया और सारी दुनिया सब लग गए पीछे, क्योंकि सबको मसाला चाहिए। तो वो चीज के बाद में फिर भी हमने एक दिन के लिए भी हम कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, कभी हमने ये नहीं सोचा। कभी कभी लगा जरूर कि जब हम अच्छा करते हैं तो दुनिया हमारे साथ क्यों बुरा कर रही है, ये मीडिया वाले, ये राजनीतिक पार्टियां हमारे साथ क्यों गलत कर रही हैं। पर बात अगले क्षण ही लगा, हमने कहा भाई हमारा काम है काम करना। तो आप जिस दिन सोचोगे कि आपका काम है काम करना, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। उस परिस्थिति के बाद में हम वहां से निकलते निकलते आगे बढ़े। फिर हमने एलोवेरा, आंवला, थोड़ा सा हर्बल कॉस्मेटिक वगैरह बनाई। सबसे पहले जब हमने पतंजलि कंपनी को ब्रांडिंग के रूप में शुरू किया, बड़े बड़े लोग, मैं धन्यवाद करता हूं, वो अपने क्षेत्र में बड़े माहिर लोग हैं, आए। उन लोगों ने हमको सलाह दी कि आज तक दुनिया के इतिहास में कभी भी इतने सारे एसक्यू लेकर के, प्रोडक्ट्स को लेकर के आप एक कंपनी के ब्रांड के अंदर नहीं चला सकते। ये आपको सुनने की बात, क्योंकि आप यूनिलीवर के हो सकते हैं बहुत सारे सामान यूज करते हो, इसके नेस्ले के यूज करते हो, पर आपको बहुत सारे सामान में पता नहीं है कि वो नेस्ले बनाता है, यूनिलीवर बनाता है कि नहीं बनाता है। आप सामान यूज करते हो प्रोडक्ट के नाम से, कि आपको लक्स है, लाइफ बॉय है, ये है, कोलगेट है, आपको कंपनी का नाम बहुतों को नहीं पता। पर हमने जब शुरू किया पतंजलि के नाम से, साबुन भी पतंजलि, नमक भी पतंजलि, टूथपेस्ट भी पतंजलि, जूस भी पतंजलि, लोगों ने सबसे पहले सलाह दी कि ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक दृष्टि से देखें तो गलती है। गलत इसलिए है क्योंकि यदि एक प्रोडक्ट भी गड़बड़ हो जाता है कि पतंजलि के सामान खराब, तो पतंजलि का सामान क्योंकि पतंजलि के ब्रांड से है तो उसका बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। पर हमने कहा जब हमको गलत चीज बनानी नहीं, बेचना नहीं, तो हमको कोई चिंता नहीं, ये भरोसा हमको होना चाहिए ना। इस बलबूते पर शुरू किया, और पतंजलि पहली संस्था है जो अपनी संस्थान के ब्रांड के नाम पर सारे अपने प्रोडक्ट को बाजार में लेकर के आई। फिर दूसरे लोगों ने कहा कि ब्रांडिंग के लिए तो हीरो चाहिए, हीरोइन चाहिए, और बड़े, अब यहां तो दुर्भाग्य इस देश का, यदि शेविंग क्रीम भी बेचना हो तो मेरी माँ बहनों को खड़ा कर करके शेविंग क्रीम बेचता है।
वो जो है ना वो क्या बोलते हैं, जो रेजर बिकता है। हाँ, इस देश का दुर्भाग्य है, जिसको जिस प्रोडक्ट से लेना देना नहीं, बेचने के लिए हम उनको आगे खड़ा कर देते हैं। तो हमने कहा मेरी मां बहन बेटी मेरे लिए पूजनीय है, श्रद्धेय है, हम अपने उत्पाद को बेचने के लिए मां बहन बेटियों को नहीं आगे इस तरह से यूज करेंगे। और उसका परिणाम यह रहा कि पतंजलि ने अपने आप मूल्यों का, मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं किया, और उन कंपनियों को आज अपने एडवर्टाइज संस्कृत में बनाने पड़ रहे हैं। ठीक है। और आपको बता दूं, मैं बिल्कुल ओपन, मैं किसी का क्रिटिसाइज करने पे भरोसा नहीं करता हूं, काम करने पर विश्वास करता हूं। परंतु एक छोटी सी बात बता देता हूं, हमारे हिंदुस्तान की परंपरा रही है, आप सब भी गांव से देहात से भी जुड़े हुए बहुत सारे भाई बहन होंगे। हमारे यहाँ हम दातून करते थे, हम मंजन करते थे, हम उसमें नमक, हल्दी, सरसों का तेल, कोयला, इस सब चीज़ों का हम पेस्ट अपने मंजन के रूप में, पेस्ट के रूप में यूज करते थे। जब पहली बार हमको टूथपेस्ट के रूप में कोलगेट मिला, उन्होंने सबसे पहला क्या कहा कि तुम्हारे नमक, तुम्हारी हल्दी, तुम्हारा ये जड़ी बूटियां, ये सब दांत को खराब करती हैं, ये बर्बाद करती हैं, मसूड़े छिल जाते हैं, इससे ये हो जाते हैं। क्षमा करिएगा, जितने भी जो हमारे डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, उनके लिए हमको बिल्कुल उनका बहुत वंदन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। तो उस तरह से प्रचारित किया कि बोले हाँ सही बात है, वो जो कह रहे हैं वो सही है। तो आप कहाँ जाओगे भाई, तुम्हारे दांत खराब हो गए, तो एडवर्टाइज वालों ने तो कह दिया कि तुम दातुन करोगे तो तुम्हारा सत्यानाश होगा। आप डेंटिस्ट के पास गए, अच्छे तू दातुन करता है क्या? अरे भाई तुम्हारे बाप दादा के अभी तक दांत नहीं झड़े, तुम्हारे झड़ चुके हैं, और वो दातुन करते, तुम तो वो कोलगेट कर रहे थे। उसके बाद में आपको भय पैदा हो गया, होने के बाद में उनकी चल निकली। हमने कहा कि जड़ी बूटियों से हमने टूथपेस्ट बनाया, तो उनको क्या कहना पड़ा, तुम्हारे टूथपेस्ट में नमक है क्या, तुम्हारे वाले में नीम है क्या? मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आप शुरू हो जाओ, दुनिया क्या कहती परवाह मत करो, पर जो तुम कर रहे हो वो सही है, ये तुम्हारी अंतरात्मा तुमको स्वीकार करनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम डटे रहे, हम तो नहीं बदले। तो मैंने फिर एक ही बात कही, बोले जी वो तो, बोले जी अब वेद शक्ति भी आ गई, क्या क्या शक्ति आ गई। मैंने कहा इतनी सी बात समझ लो, या तो पहले झूठे थे या तो आज झूठे हैं, छोटी सी बात है। पर हमने कहा जो हमने, क्योंकि पहले कहते थे नमक, नींबू, ये सब क्या, नमक, जड़ी बूटियां सब हानिकारक हैं, नीम हानिकारक, अब कहते हैं वो लाभकारी, तुम्हारे में है क्या? तो पहले क्या कर रहे थे भाई तुम? तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। तो इसीलिए हमको जब हम काम करें, अपने मूल्य, आदर्श, परंपराएं, इनको आगे रखिए, और ईमानदारी, सच्चाई को आप अपनी ताकत बनाइए। यदि इतना बना लेते हैं, दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो आपको हरा सके, कोई ताकत नहीं है। तो हम बढ़ते गए। उसके बाद में आज भी जितने षड्यंत्रों का सामना हम करते हैं, क्योंकि लंबी बात हो जाएगी, मैं इसलिए बताना चाहता हूं, पतंजलि आज खड़ा है दुनिया की दृष्टि से, टर्नओवर की दृष्टि से, ठीक आज हम एक स्थिति पर हैं, और भगवान ने हमको इतना बड़े कार्य के लिए निमित्त बनाया, पर षड्यंत्र की दृष्टि से पतंजलि जहां खड़ा है, बहुत ही सेंसिटिव जोन में हम खड़े हैं। पतंजलि ही एक ऐसी संस्था होती है मेरे भाई, जिसके अंदर पके हुए नूडल के अंदर चलते हुए कीड़े दिखाई दे सकते हैं। सुना तुमने कभी? मैंने कहा भाई ये पतंजलि नूडल का ही कमाल है। वो मीडिया में, सोशल मीडिया में पीछे वायरल हुआ, बोले पतंजलि का नूडल है, बोले देखो कीड़ा चल रहा है। कब चल रहा था? भाई ने नूडल पकाया, पका करके प्लेट में धरा। मैंने कहा ये तो पतंजलि के नूडल में ही संभव है कि नूडल पक गया पर कीड़े नहीं पके। तो ये सच बात है, बहुत चला सोशल मीडिया में। बोले भाई हमारे यहां इतना ही नहीं, एक ने बोला पतंजलि के घी में फंगस मिला। मेरी माता बहनें बैठी, भाई लोगों को भी पता होगा थोड़ा बहुत, तो रसोई में थोड़ा बहुत हेल्प करते होंगे, क्योंकि आजकल की बीवी बहनें तो रसोई में तुमको भी खिंचाई करा ही लेती हैं, जो कोई बात नहीं है। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि घी, तेल और घी में कभी फंगस नहीं पड़ता। कितना भी पुराना हो जाए, स्वाद कम हो सकता है, खराब हो सकता है, पर उसमें वो नहीं पड़ेगा। पतंजलि तो घी में भी फंगस पड़ जाता है मेरे भाई। तो हम तो उस तरह के षड्यंत्रों का सामना करते हैं।
तो इसीलिए हम सही हैं तो दुनिया एक सीमा तक तुमको परेशान कर सकती है, पर तुमको पराजित कभी नहीं कर सकेगी। यह संदेश मैं आपको यहां से देना चाहता हूं। आपने सुना भी होगा, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित कभी नहीं हो सकता। बस इतना ही आप अपने दिमाग में रखिए। और कोई कितना भी लगे, मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके, क्योंकि शायद कुछ क्वेश्चन आंसर भी होने हैं आपके, तो मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं कि आप सब लोग क्योंकि एंटरप्रेन्योर हैं और आपकी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, कार्य करना चाहते हैं। एक कहानी है समझाने के लिए। कहते हैं कि एक जो दिल्ली के साइड में रहने वाला एक जैसे कुत्ता था, इधर का ही कई आसपास का, उसने कहा मुझे हरिद्वार जाना है गंगा नहाने के लिए। तो अपनी बीवी को कहा उसने, कुतिया को मतलब, उसने कहा कि ऐसा कर दे, तू मेरे लिए कुछ खाने का राशन बांध दे। तो बांध दिया, तो उसने राशन बांध दिया, गले में लटका लिया, हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। तो उसने कहा था कि मुझे जाने में 4 दिन लगेंगे, आने में 4 दिन लगेंगे, तो मेरे लिए 8 दिन का सामान बांध दे। तो कहते हैं कि उसको गले में बांध दिया और कुत्ता निकल पड़ा। तो जब अपनी सीमा से बाहर निकला तो दूसरे कुत्ते तैयार बैठे हुए थे। उन्होंने जो खदेड़ा उसको दूसरी सीमा पर पहुंचा दिया। फिर वहां दूसरे तैयार थे, फिर उन्होंने खदेड़ा। ऐसे करते करते दिल्ली से निकला था, हरिद्वार पहुंच लिया, दोपहर तक ही पहुंच गया जो 4 दिन में पहुंचना था। तो दोपहर के बाद अपने जो गंगा जी में नहाना धोना था कर लिया। फिर वापस होने के लिए जब निकला तो तैयार बैठे थे बिरादरी वाले। उन्होंने जो उसको हाँका वहां से, वो आगे नहीं पहुंचा। फिर और दूसरी सीमा में पहुंचा, वो तैयार बैठे थे। शाम तक तो भाई साहब घर पे। तो उसकी पत्नी ने पूछा कि बोले तुम हरिद्वार गए नहीं? बोले गया तो था। बोले तुम तो कहते थे 8 दिन लगेगा, तुम तो ये 8 घंटे में लौट आए। बोले, उसने कहा देवी मैं सच में होकर के आया हूं। उसको भरोसा नहीं हुआ। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने एक लाइन कही, बोले मेरे बिरादरी वालों ने बड़ी मेहरबानी करी। तो तुमको तो बिरादरी वाले मेहरबानी करने के लिए तैयार हैं, तो इसीलिए उनकी मेहरबानी तुम्हारी यात्रा को गति देने वाली बने, ये तुमको ध्यान रखना है बस। तो बस इतना ही कहता हुआ मैं अपनी, बहुत देर हो गई है, मेरा बहुत आप सबका अभिनंदन, बहुत वंदन, बहुत ऊर्जा के साथ में Huge round of applause, ladies and gentlemen. तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज तालियां रुकनी नहीं चाहिए। ये तालियां अब रुकनी नहीं चाहिए। Keep it coming, people. अमेजिंग आचार्य जी, हमें तो चाहिए कि आप आधा 1 घंटा और बोलिए, हम तो नीचे जा रहे हैं। क्वेश्चन आंसर करना। हाँ, ऐसा कर लेते हैं, आप कुछ पूछेंगे मैं आंसर दे अरे दूंगा। बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए, रिक्वेस्ट है बैठ जाइए, प्लीज रिक्वेस्ट है बैठ जाइए जी। सर रिक्वेस्ट है 1 घंटा। अच्छा अब सर से कुछ 1 सेकंड, बहुत कठिन काम है, क्योंकि आज अगर जिससे क्वेश्चन मैंने नहीं पूछा वहां बहुत गाली पड़ेगी। जब आप एक कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों से रूबरू होना पड़ता है। तो मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है
आप उसको इकट्ठा करिए। आप हर चीज के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते हैं, परंतु जो काम आपको करना है बेसिक नॉलेज होने से आप एक्सपर्ट हायर कर सकते हैं, आप अपने सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। यही काम पतंजलि ने किया है। यदि आज पतंजलि का टर्नओवर की बात होती है तो मैं बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की पहली संस्था है जिसके पास 3 हमारे पास NABL एक्रेडिटेड रिसर्च लैब है, सिर्फ इकलौती पतंजलि संस्था है। आज हमारे पास 500 से ज्यादा रिसर्चर और साइंटिस्ट हमारे साथ काम करते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, परंतु उस साइंस को, यानी मॉडर्न मेडिकल साइंस को किस तरह से हम अपने आयुर्वेद से और योग से जोड़ सकते हैं, वो करने का काम मेरा है, और जोड़ करके काम करने का काम मेरी टीम का है, वो करते हैं। तो इसी तरह से जब आप शुरू करें तो आप देखिए कि उस काम को शुरू करने के लिए, जैसे हमने प्रोडक्ट स्टार्ट किया, हमको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए एडवांस सब सिस्टम चाहिए, फिर हमारे को उसके लिए रिसर्च के लिए हमारे पास लैब चाहिए, फिर हमको मैनेजमेंट करने के लिए मैन पावर भी चाहिए, उसके बाद में फिर हमको चाहिए IT सॉल्यूशंस। यानी कि दुनिया में जो व्यक्ति, एक छोटी सी बात मैं बता देता हूं, संसार का नियम है, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, बड़ी बड़ी गई, छोटी छोटी बहुत बड़ी बड़ी भी हो गई। यानी उनके पीछे आप देखेंगे बहुत सारे उदाहरण तो विवेक भाई और ये पूरी टीम आपको बहुत देती है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि समय के साथ जो चलने जानता है, समय उसके साथ चलता है। जो समय से पिछड़ जाता है, समय फिर छोड़ करके आगे निकल जाता है। इसीलिए उस छोटा सा भी काम करो, उस समय क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही हैं, क्या क्या संसाधन है, क्या क्या चीजें हैं, उनको आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे तो फिर आप हमेशा अपने आप को बिल्कुल अप टू डेट रखिए, आप कभी पिछड़ने वाले हैं नहीं। काम छोटा है या बड़ा है, छोटा है तो बड़ा भी हो जाएगा, पर काम अप टू डेट है, ये जरूरी, इसका ध्यान रख लीजिएगा। बस इसी तरह से हमने काम किया तो आज जितने भी जो संस्थाएं हैं, और दूसरी बात, हमको बड़ा बनना है, परंतु वर्तमान में रह करके, यानी हमको छोटे छोटे काम को करके बड़ा बनना है। उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो एक आदमी झाड़ू दे दो उसके हाथ में, जो झाड़ू को ठीक से लगा सकता हो, वो ठीक से मैनेजमेंट भी चला सकता है, ऐसा मैं मानता हूं। कि जो झाड़ू ठीक कौन लगाएगा? जो अस्त व्यस्त नहीं है, जो व्यवस्थित है, और जो व्यवस्थित है उसको दुनिया का कोई भी काम दे दो बेहतर ही करके दिखाएगा। तो हमको व्यवस्थित, हमको अस्त व्यस्त नहीं, हमको व्यवस्थित होना है। इस तरह से हमको काम को हम ठीक कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया आचार्य जी, ये आंसर बहुत अच्छा दिया। अगला आई थिंक पारितोष सर का एक क्वेश्चन है आपके लिए। जी माइक कौन? माइक। आचार्य जी, पहले तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत बहुत इंस्पायर किया है। तेज तालियां एक बार आचार्य जी के लिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आचार्य जी, आपने पहले तो मैं आपका धन्यवाद दिल से करना चाहता हूं, वो इसलिए शायद बड़ा बिजनेस वो पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आके आप स्ट्रैटेजी बताते हैं। और ये कुछ टीवी रिपोर्टर से भी हमें पता लगा, वो कंप्लेन करते हैं कि ऐसा बड़ा बिजनेस ही क्यों प्लेटफॉर्म है जहां पे आप केवल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद वो करने के लिए आपका। मेरा विवेक भाई ने तो मेरे कई सारे वीडियो बना डाले हैं। ये इतना देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, कोई प्रशंसा की बात नहीं है, मेरा भाई है, कोई भाई है तो डांट भी सकता हूँ, मेरे तो इतना अधिकार है क्योंकि मैं बाबा जी भी हूं ना, तो डबल है मेरे पास रिश्ता। तो बात ये है, तो इसमें क्या है कि देखो, मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जिंदगी को जीने के लिए आप कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, परंतु यदि एक व्यवसाय को करते हुए हजारों लाखों लोगों को जिंदगी जीने का साधन यदि इकट्ठा वहां से हो जाता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। यह बात है। तो इसीलिए आप लोग भी इस तरह के कार्य क्षेत्रों में करिए कि मुझे अपनी जिंदगी के निर्वहन के लिए कितना चाहिए, उससे बड़ा महत्वपूर्ण है कि मेरे द्वारा किए हुए काम से मैं कितने परिवारों के घरों में चूल्हे जलाने का काम मैं कर सकता हूं, इसके लिए हमको सोचना चाहिए। दूसरी बात, हमको बड़ा बनने की नहीं सोचना चाहिए। आपको फिर यहां आए क्यों हैं? बड़ा बनने के लिए आए, आप कहते सोचना ही नहीं है। बिल्कुल मत सोचना, बड़ा करने की सोचोगे तो दुनिया तुमको बड़ा बना देगी।
इतनी सी बात है। हम बड़ा बनने की सोचते रहते इसलिए बड़ा नहीं बन पाते। यदि बड़ा करने की सोचे तो लोग बड़ा बना देंगे आपको। फिर लोग जब आपको बड़ा बना देते हैं तो ये रातों रात बढ़ने चढ़ने वाली मीडिया ना तुमको चढ़ाएंगे सकता ना उतार सकता। जिंदगी में एक दोस्त नहीं है, फेसबुक में लाइक डिसलाइक घटते बढ़ते तो तुम राजी होते दुखी होते रहते हो। तो जिंदगी असली वालों को संभालो, वो नकली वाले तो आते जाते रहेंगे, उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न है आपसे कि आपने SKUs की बात की अभी अपने प्रवचन में, तो पतंजलि के SKUs कुछ 1100 के करीब थे और आज कुछ कम हुए हैं, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए, दो चीजें हैं। हमने कभी भी, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, दो चीजों से आप बच के रहना। काम स्टार्ट करते हैं आप, बचने की तो बहुत सारी चीजें हैं पर जो बात बता रहा हूं उसमें दो। तो उसमें से कि जैसे मान लीजिए कोई चीज बढ़ती है ना, बिजनेस बढ़ता है, आपका कोई काम बढ़ता है तो लोग भी बहुत आपके पीछे लगेंगे। जैसे मान लो हमारा सप्लाई चेन नेटवर्क ठीक था या हमारे स्टोर बढ़ गए, सब कुछ हो गया कि ये प्रोडक्ट भी ले लो जी बाबा जी, ये फार्मूला भी जोड़ दो बाबा जी, तो सारी दुनिया पीछे लगेगी। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि हम जिस तरह से अवनति में हम विचलित होते हैं, कभी कभी उन्नति में भी उतने ही विचलित होते हैं। ये ध्यान रख लेना। और जो फेलियर होते हैं ना लोग बिजनेस में, वो बड़े वाले बड़ा फेलियर सामना करते हैं। तो इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है, प्राथमिकताएं क्या हैं। यदि अपने अपने जिंदगी, देखो जिंदगी में 24 घंटा ही सबके पास है, पर उन घंटों में ही यदि अपने अपनी प्राथमिकता सही कर ली तो समझ लेना काम सही हो गया। इसी तरह से जब आप काम कर रहे होते हैं, उनमें से काम में से प्राथमिकता बना ली कि मेरा ये प्रोडक्ट प्राथमिकता है, ये काम मेरी प्राथमिकता है, तो फिर आप सफल हो जाएंगे। इसीलिए करेक्शन कंटिन्यू चाहिए। कहते ना कुएं में भी यदि पानी इसको ना निकाला जाए तो सड़ जाता है। यदि कोई भी बिजनेस कर रहे हो, डेली यदि आप उसको वॉच नहीं करते हैं, मॉनिटर नहीं करते हैं, देखते नहीं है, नीचे तक जाकर के संभालते नहीं है, क्या प्रोडक्ट है, क्या मार्केट में चल रहा है, ये आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कान में तेल डाल करके सोने से कभी काम नहीं होगा। तो वही हम करते हैं। कभी कभी हमको प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ाना भी पड़ता है, कभी थोड़ा घटाना भी पड़ता है, थोड़े से प्रोडक्ट को हटाने भी पड़ते हैं, कभी कभी लोगों की सुननी भी पड़ती है, कभी कभी सुन करके भी अनसुना भी करना पड़ता है। पर यदि सुनने की जगह पर नहीं सुनी, न सुनने की जगह सुन लिया, तो मामला बिगड़ जाता है। तो ये करना है आपको। आचार्य जी, प्राथमिकता की आपने बात की, तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि प्राथमिकता मेरे लिए ये प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट नहीं? कुछ की फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते होंगे? हाँ, देखिए प्राथमिकता दो तीन चीजें होती हैं। जैसे आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी, बहुत सारे लोगों का पुराना भी काम होगा, किसी भी प्रोडक्ट में आप यदि ऐसा मान करके चलें, जैसे उसके लिए मैं उदाहरण दे दूंगा, जैसे पार्ले जी के वो 5 रुपए का बिस्किट आज भी 5 रुपए का मिलता है। मैंने पूछा भाई वो 5 रुपए का बिस्किट आज भी 5 रुपए का क्यों मिलता है? शायद हो सकता है उनसे जुड़े हुए लोग भी हों। उन्होंने कहा जी उन्होंने एक मानसिकता लोगों की बनाई कि हाँ वो 5 रुपए में बिस्किट मिल सकता है, पर पहले कितना था वो पता नहीं, 100 ग्राम का होता था, फिर वो घटते घटते भी 30-40 ग्राम में पहुंच गया, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, घट गया। तो पर क्या कि लोगों की मानसिकता के हिसाब से कुछ उत्पाद, कुछ प्रोडक्ट आपके पास ऐसे भी होना चाहिए, हर प्रोडक्ट से आपको प्रॉफिट मिले, लाभ मिले, जरूरी नहीं है, पर कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं लोगों के दिल में जुड़ते हैं, बसते हैं, तो फिर आपको बाकी प्रोडक्ट के लिए हेल्प करते हैं। पतंजलि भी, जैसे हमारा नमक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पतंजलि का नमक बहुत सस्ता है, गुणवत्ता में बहुत बेहतर है, हम काफी घाटे में देते हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आपको बताऊंगा तो आप कहोगे कि ये, मैं तो कहता हूँ घाटे वाले को हम आराम आराम से चलने देते हैं। मैं कहता हूँ ज्यादा ना भी बिके कोई बात नहीं, पर वो प्रोडक्ट हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उसकी वजह से पतंजलि से लोग जुड़े रहते हैं। तो इसी तरह से आप कोई भी उत्पाद बनाते हैं तो कभी ये मत सोचिए कि सारे प्रोडक्ट में आपको प्रॉफिट ही मिले, कोई जरूरी नहीं है। परंतु ऐसा भी नहीं कि सारे घाटे में दे दोगे तो फिर व्यापार क्या करोगे। तो आपको ये देखना है कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं पर आपको मार्जिन कम है, फिर भी उनको चालू रखिए। पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं लोग लाइक भी नहीं कर रहे हैं, आपके सेल में बहुत छोटा सा कंट्रीब्यूशन है उसका, फिर भी आप ढोए जा रहे हैं, उसका आरएम चाहिए, पीएम चाहिए, मटेरियल का प्लान चाहिए, बिजनेस सारा उसमें बहुत आपका एनर्जी खर्च हो रहा है। मान लीजिए मैं बैठा हूं, मान लीजिए मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है तो वो 1 किलो बनानी है तो भी मेरे को उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, बनाने वाली तो टीम है। 1 कुंटल बनाना है मुझे उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, 1 टन बनाना है तो भी उतनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। जब उतनी एनर्जी से उतना ही बनना है
तो मैं किलो किलो में लगूंगा तो क्विंटल और टन कब करूंगा? ये है प्रायोरिटीज आपकी, इसको समझने की बात जी। ओके, मेरा सवाल आचार्य जी आपसे अगला ये है कि आपके रिटेल की जो पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसमें पतंजलि के मेगा स्टोर्स भी हैं, आप ब्रांडेड रिटेल में भी पतंजलि का काफ़ी सारा सामान जाता है। हमारे एंटरप्रेन्योर्स को आप कुछ ये समझाइए कि मॉडल आपको आज इतने सालों बाद सही क्या लगता है, कि पतंजलि के स्टोर ही सही हैं या फिर ब्रांडेड रिटेल में भी आप हैं तो वो स्ट्रैटेजी सही है, तो या फिर आपको लगता है कि हम केवल अपने स्टोर से लाएं? देखिए, हिंदुस्तान में ना एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि हम लोगों का जो परिवेश है, वातावरण है, वो अलग है, और हमारा जो एजुकेशन का और बाकी जो सिस्टम है थोड़ी सी हट करके है। जब हम देखिए सप्लाई चेन की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर ही यदि छोटे मोटे दुकानों को बात करें तो करीबन करीबन, हालांकि लोग तो बहुत सारी संख्या की बात करते हैं, पर 2-3 करोड़ हम रिटेल दुकान की बात करते हैं। जब 2-3 करोड़ रिटेल छोटी छोटी दुकान हो और हम प्योरली यदि विदेशों के मॉडल को, मॉडर्न ट्रेड को लेकर के आ जाते हैं, तो वो कभी पूरा सफल नहीं होगा, क्योंकि दुकान कभी खत्म होने वाली है ही नहीं। पर हम ये सोचे कि हम तो छोटे छोटे दुकानों से ही काम करेंगे तो भी हम कहीं ना कहीं गच्चा खा जाएंगे। यानी आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो पतंजलि दोनों तरह से ध्यान रखता है कि रिटेल लेवल पर हमको जब जितने हम अंदर तक जा सकते हैं, खेत खलिहान गांव देहात तक जा सकते हैं, हम उस नेटवर्क को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जो मॉडर्न ट्रेड, जो नई नई हमारी जो मॉल वगैरह हैं, वहाँ पर भी हम अपना ध्यान रखते हैं। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बिक्री भी है पर दिखना भी जरूरी है। हाँ, कहते हैं ना जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखना भी थोड़ा जरूरी है, पर दिखाने के साथ में क्वालिटी भी जरूरी है जी। आचार्य जी, एक प्रश्न मैं भी करना चाहता हूं आपसे। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मैंने देखा आपकी बहुत रुचि है, और आपको देख के, आपके वस्त्रों को देख के, पहनावा को देख के लगता है कि शायद टेक्नोलॉजी की तरफ आपका रुझान नहीं होगा, पर मैंने आपके साथ मिलके, जो आपका प्रेम है हमारे प्रति, हमें वहाँ आपके साथ संपर्क में रह के चर्चा में हमने देखा कि आपका टेक्नोलॉजी के प्रति बहुत रुझान है। कई बार एक छोटा व्यापारी टेक्नोलॉजी की तरफ नहीं बढ़ पाता है और रुक जाता है, फंस जाता है, उसको लगता है इसकी जानकारी मुझको नहीं है। तो जानकारी तो ओरिजिनली आपको भी नहीं थी, आप गुरुकुल में थे और वो अलग प्रकार के अपना दिव्य फार्मेसी से शुरू किया था, लेकिन आज आपके अपने ERPs हैं। पहले आपके रिटेलर मार्क का ERP यूज करते थे, हमने पता लगाया। मार्क वाले भाई अभी मेरे को मिले भी थे। हाँ, ये बैठे हैं सर। और अब मैं देखो, हाँ जी, अब आपने अपना ERP भी बना दिया और एक टेक कंपनी भी बना दी। आपको जान के हैरानी होगी, पतंजलि की कई स्टार्टअप्स में इनका एक टेक स्टार्टअप भी है। इससे मेरे साथ जो सहयोगी है, काम कर रहा है, कर्मचारी है, उसको यदि लाभ पहुंचता है तो मुझे करनी चाहिए। तो जब मैंने ये चीज कही, मैं आपको बता देना चाहता हूं पूरे गर्व के साथ इस बात को, तब तो हम कोई बिजनेस भी नहीं करते थे, 20 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। हरिद्वार के अंदर करीबन करीबन 650 से ज्यादा आश्रम मठ मंदिर हैं। उनमें से कई सारे आश्रम में तो कई 100 कर्मचारी काम करते हैं। पहली संस्था वह दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में आपकी संस्था थी, जिसने गवर्नमेंट्स के टैक्सेशन के रूल्स रेगुलेशन ट्रस्ट में शुरू किया था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, भाई विवेक जी का ही आंसर देने के लिए मैं इस बात को कह रहा हूं आपको। यदि उस समय पर मैंने ये सोचा होता कि आप उसको कितना भी पॉजिटिव ले सकते हो, नेगेटिव लेना हो तो मैं भी भाषण दे सकता हूं। आप पक्ष में बैठा लो तो पक्ष की बात सुनाऊंगा, विपक्ष में बैठा लो तो विपक्ष की सुनाऊंगा। पर वो परिस्थिति है, वो सत्य है, तो सत्य है। तो हम क्या करें? हमारे यहां जो गैप हुआ, जो मैंने एनालिसिस किया है कि वह जो सप्लाई चेन का हमारा सिस्टम है और टैक्सेशन का जो हमारा सिस्टम बना, वो कहीं ना कहीं गैप पैदा कर गया। वो जो लोग परेशान हुए गैप की वजह से हुए, वो सिस्टम गड़बड़ नहीं था, टैक्सेशन का नियम गड़बड़ नहीं था, पर हमारी जो मानसिकता, काम करने का ढंग और वो चीज एकदम मैच नहीं कर गया। तो हमने कहा कि ये तो कहीं हमारा भी हो गया। हम भी गए, थोड़े हिलोरे हमने भी खाई। तो फिर हमने जब स्टडी शुरू किया, लोगों ने कहा कि ये जो आपका जो सप्लाई चेन है उसको हमको बहुत सुधारने करने की जरूरत है। तो लोगों ने कहा कि इसके लिए जो है ना, वो जो DMS सॉफ्टवेयर होता है, तब तक हमने कोई DMS वगैरह यूज किया नहीं था, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। IT के बहुत सारे भाई लोग बैठे होंगे। लोगों ने कहा कि सबसे बढ़िया कंपनी, बोले किसकी है? बोले वो बोटरी है।
फिर बोला हीरा है, फिर बोले ये है, जो टॉप लेवल की कंपनियां, सब लोगों को बुलाया, भगवान की कृपा से सबको बुला लेते तो आ जाते हैं। फिर मैं सीखता रहा, समझता रहा कि ये क्या कहानी है। फिर किसी ने कहा कि आर्टेरिया है ऑनलाइन में, वो सब काम करती है, ये होता था, वो करती हैं। मैं सारी कंपनियों का नाम भी गिना दूंगा। और मैं क्या करता हूँ, एक चीज और सुन लो, आपको एक गुरु मंत्र दे दूं आज। अभी तक जो दिया था क्या गुरु मंत्र नहीं था क्या वो? तो अभी देता हूं आपको। मैं क्या करता हूं, देखो नॉलेज तो हमको, तो हम तो गुरुकुल के पढ़े हुए, संस्कृत पढ़े हुए आदमी हैं। तो आज अपनी कमजोरी बता के जा रहा हूं आपको, कमजोरी नहीं, टॉप सीक्रेट चीज। क्योंकि विवेक भाई इतना प्यारा है, ये मुस्कुराता ही तो आधा काम तो हमारा, वो जो नहीं बोल रहे वो भी बोल जाते हैं। तो इधर बैठा है, तो उसमें जो है कोई मशीन वाला आ गया, कोई टेक्नोलॉजी, आपको मशीनें खरीदनी है, एडवांस मशीन लेनी है। मेरे मशीन के विषय में मुझे क्या, मेरे बापू को भी नहीं पता। अब मुझे बैठना, अब नेगोशिएशन भी करना है। तो हम क्या करते हैं, 3-4 कंपनियों को बुला लिया। टेक्नोलॉजी वाला तो आएगा, क्या करना, आप सुन लो, टेक्नोलॉजी तो सिखा के सिंपल सी बात जाएगा। है। उससे 2 चीज पूछ लो, भाई तू अपनी मशीन की खासियत बता दे, वो बताएगा, तुम नोट करते रहो। बोले दूसरे की मशीन की गड़बड़ियां बता दे, वो बता देगा। वो गया, दूसरा आया, बोले तेरी मशीन में तो ये कमजोरियां हैं। वो सोचेगा ये तो बड़ा एक्सपर्ट है, उसको थोड़ी पता है कि अगले वाला बता के गया है। तो उसके बाद में तीसरा आया, तो 4 लोगों से बात कर ली, जो तुमने भाई पूरे ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड से एमबीए में नहीं पढ़ाई करी, वो 4 घंटे में पढ़ा देते हैं लोग। तो इसीलिए तो समय भी, क्या समय हो गया क्या? नहीं हुआ? मैं एक इशारा करूंगा और आपको समझ आएगा कि इनको क्या समझ में आया। गिव मी योर राइट हैंड आउट। टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा। ये कह रहे हैं, एक्चुअली इस पे आज हमने आधा घंटा चर्चा की थी कि टेक्नोलॉजी का वेंडर आएगा, टेक्नोलॉजी सिखा के जाएगा। और बाई चांस आपने भी वही बताया कि मैं ऐसा ही करता हूं। भाई ऐसा देखो, भाई देखो एक बात और बता देता हूं, बात रोक करके। विवेक जी की क्या, कि मेरे को जो थोड़ी बात अच्छी लगती है, ये सिर्फ भाषण ही नहीं देते हैं, वो टेक्नोलॉजी और उन चीजों को अपने सिस्टम में भी अप्लाई करते हैं, इसलिए इतने हजारों लोग यहाँ पर हो। मतलब उस आदमी सिर्फ प्रवचन ही नहीं करता, वो व्यवहार भी करते हैं। तो इसी तरह से जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये बिल्कुल ये बढ़िया, देखो वकील की कुर्सी पर जब जो लॉयर होता है ना, वो कितने भी जी रहा कर ले, वो जज को आधा तो वकील ही पढ़ाते हैं। ये सच बात है। यदि आपको जब मैनेजमेंट की कुर्सी पे बैठना है तो दुनिया सिखा जाती है। कहते हैं ना वो लोग तो यहां तक कहते हैं, देखो मैं कोई गधा गुधा नहीं हूं, कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो जो है गधा पहलवान। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बुद्धि हमारी काम करने से भी चीजें, हमारी क्षमताएं बढ़ती हैं। आदमी ये सोचेगा कि मैं सब कुछ सीख करके करूंगा, कभी नहीं सीख सकता भाई। करने लग जाएगा तो अपने आप सीख जाएगा। तो ये करना है। तो मैंने आपको बता दिया कि ये बिल्कुल टॉप सीक्रेट कहानी। आज मेरे को इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है। आप कह दो कि आचार्य जी इस फील्ड में इसका काम करना है, मैं बैठ जाऊंगा 2 दिन में, मैं उसी को पढ़ाना शुरू कर देता हूं। तो जो आईटी की मैं बात कर रहा था, उस बात को खत्म कर दूं। जब हमने उनसे बात करी, किसी ने कहा कि ये आर्टेरिया वाले, हालांकि सब लोग बहुत अच्छे हैं, सबने मेरा बहुत सहयोग किया। नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ऐसी कोई सम्मान अपमान वाली नहीं, सब लोग हमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो भाई आए जो आर्टेरिया के भी जो पूरा एशिया हेड, बहुत अच्छे हैं, शायद राम कुछ उनका नाम है, तो बहुत प्यारे हैं। उन्होंने पूरा सहयोग किया। बाद में मुझे पता चला कि यदि मैं इसको यूज करता हूं तो मेरा सोल्यूशन तो हो रहा था, समाधान जो मुझे चाहिए था, पर वो एसएपी बेस्ड सिस्टम था, ऑनलाइन सिस्टम था। वो एसएपी को जो मेरे को पेमेंट करना था, वो हर साल उसका जो एएमसी जाना था वही करोड़ों रुपया का बनता था। तो मैंने कहा उसको करोड़ों क्यों दे दें, उनको भी देना है, उनको भी देना है। फिर हमारा दिमाग ने काम किया कि क्या हम इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं क्या। तो जो लोग मेरे को सब शिक्षा दे करके चले गए थे, उससे एक नई बुद्धि आई कि हमको लगा कि हम अपना डीएमएस सिस्टम, वो भी ऑनलाइन और रियल टाइम वाला सिस्टम को हम डेवलप कर सकते हैं। उस दिन दिमाग में बात आने के बाद कहानी लंबी हो जाएगी। मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि उस दिन ये कहानी थी लगभग 1.5 साल पहले की। और आज पतंजलि के पास मैंने फिर कंपनी रजिस्टर्ड किया आईटी में, 5 हमने पेटेंट लिए,
डीएमएस का, लॉयल्टी प्रोग्राम का, और आपका जो है आपका ईआरपी के ऊपर भी एक हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया, बिपोज करके एक और सोल्यूशन बनाया। ये आईटी वाले बैठे हैं तो चौंकेंगे कि मैं कैसे ऐसी आईटी की बात कर रहा हूँ, बात तो कर ही सकता हूँ। तो जो है वो सब हमने किया। करने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पतंजलि के पास अपने आईटी स्टार्टअप है, 5 पेटेंट हैं और टोटल सॉल्यूशन एसएपी को छोड़ करके सारे ईआरपी हो, डीएमएस हो, पॉस हो, रिटेल ऐप हो, जितने भी टेक्नोलॉजीज की जरूरत है, टोटल सिस्टम अपना इन हाउस है। अमेजिंग। तो इसीलिए मैं इस बात को आपको बता रहा हूं कि जब आपको प्रॉब्लम सामने आए, आप बचने का प्रयास मत करिए, सफल होने का रास्ता ये बताएंगे, मैं भी बताता हूं। वो यह है कि तुमको जो सबसे कठिन काम दिखाई दे ना, सबसे पहले उसी को कर डालना, आराम वाले तो अपने आप हो जाएंगे। तो बस इतना ही करना है। तो हमने करा। तो आज इसी के लिए मैं कहता हूं कि देखिए, हमको ये बताओ, चलो मैं ये उससे पूछ लेता हूं, मैंने अभी तक पूछा नहीं विवेक भाई, योग कितने लोग करते हैं आप लोग? देखो मेरे योगी लोग हैं, बाद में आपके, पहले मेरे हैं सारे ये। ठीक है भाई। और पतंजलि प्रोडक्ट कितने यूज करते हैं? पीछे देखो भाई, पीछे। इसके लिए जोरदार आप लोग तालियां। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट सिर्फ स्वामी श्रद्धेय स्वामी जी के प्रति श्रद्धा करके आप योग तो कर लोगे, पर पूज्य स्वामी जी के प्रति श्रद्धा करके एक बार एक उत्पाद खरीद करके भी लाओगे, पर दोबारा खरीदोगे तो उसकी गुणवत्ता की वजह से ही खरीदोगे, क्योंकि जीवन में व्यक्ति विश्वास को कंटिन्यू रखने के लिए भी प्रमाण चाहिए होता है। तो इसीलिए उस विश्वास को बनाने के लिए हमको ताकत लगानी पड़ती है। उस हम ताकत को पूरी लगा रहे हैं। इसीलिए जो सबसे कठिन काम है उसको पहले करिए, फिर आगे बढ़िए। तो ये जो मैंने आईटी सॉल्यूशन वाली बात है वो इसलिए आज ओपन कही, वैसे तो मैंने आज तक इसके विषय में आप लोगों को कभी इस तरह से चर्चा नहीं की। और आज उसके साथ में एक और सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया हमने, वो है ट्रेसेबिलिटी मैकेनिज्म। ट्रेसेबिलिटी के अंदर मैं आपको और बता देता हूं, हिंदुस्तान में पहली संस्था पतंजलि है। यदि पतंजलि का दूध आप लेते हो, मैंने अभी उसको क्यूआर कोड वगैरह डालना शुरू नहीं किया है, क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो किस गांव का, किस किसान का भैंस का या गाय का दूध है वो आपको पता चल जाएगा। उतना काम कर चुका हूं। और मेरे पास आईटी सॉल्यूशन के लिए बहुत सारे लोग आए, लोगों ने कहा जी इसमें आजकल एक टेक्नोलॉजी है, बोले ब्लॉकचेन, आपने भी सुना होगा नाम। तो ब्लॉकचेन, तो एक भाई आकर के मेरे को 3 घंटे तक जो है ना लेक्चर सुनाता रहा। फिर मैंने लास्ट में कहा ये बताओ, ये ब्लॉकचेन जो है ये टेक्नोलॉजी है कि सिस्टम है? तो बोला नहीं नहीं, ये जो है ये टेक्नोलॉजी है। मैंने कहा भाई तो फिर सिस्टम में कैसे काम करेगा? बोले नहीं नहीं सिस्टम है। तो फिर मैंने कहा सिस्टम है तो फिर वो उसमें आप उसको बिना किसी सहारे के चला लो। तो भाई ब्लॉकचेन ठीक है, इतना ही है कि आपने जो भी डेटा, मैं बता देता हूं, आईटी वाले बहुत सारे बैठे हैं, लोग ऐसा मानते हैं कि ब्लॉकचेन शुरू करते सारा काम समाधान हो गया। भाई ब्लॉकचेन किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लगा देते हैं तो जो डेटा आपका फीड हो जाता है उसके बाद में वो ब्लॉक उस सिस्टम में आ जाता है, तो वो दूसरा उसको आप चेंज नहीं कर सकते। पर उस लेवल पर लाने के लिए सॉफ्टवेयर तो चाहिए आपके पास। तो उस लेवल का, जैसे ट्रेसेबिलिटी के लिए लोग कहते हैं कि ब्लॉकचेन सिस्टम बहुत बेहतर है, वो सिक्योर्ड है। अरे भाई ट्रेसेबिलिटी सिर्फ ब्लॉकचेन से नहीं होगा, आपको पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। तो इतनी ही बात है। तो वह भी ट्रेसेबिलिटी वाला मैकेनिज्म भी पतंजलि डेवलप कर चुका है और वो भी हमारे नाम से पेटेंट है। ठीक है। तो अभी सोच रही है एफएसएसआई, भारत सरकार की तो बहुत बड़ी संस्था है, तो उनका काम क्या है? एफएसएसआई का सबसे पहला काम है कि अडल्ट्रेशन की ट्रेसेबिलिटी करना। भाई साहब मैं बिल्कुल ओपन चौड़े में कह रहा हूं, वो भी मेरे भाई हैं जो बैठे हैं एफएसएसआई में, कई लोग हैं, सब जानता हूं। अभी तक तो उनकी मीटिंग भी नहीं हुई 7-8 साल में, पतंजलि ने बना दिया है, और चाहिए तो मैं दे सकता हूं। तो इस तरह से हमको काम करना पड़ेगा कि हमको कि ये रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट की लीगल रिक्वायरमेंट है,
इसलिए मुझको करना है, या मेरा काम नहीं चलेगा इसलिए करना है, ये मत सोचिए। यानी कि जो जैसे मैंने वो सुना है ना बिरादरी वाली कहानी, कुत्ते को पीछे छोड़ दिया तो शाम तक घर लौट आया, तो वो नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूं उसको बेहतरीन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। जिस दिन आप ये सोचोगे, सरकार के नियम, रूल्स, रेगुलेशन, कानून, सिस्टम, टेक्नोलॉजी सब आपके हाथ में होगा। भाई इतनी सी बात है। आचार्य जी, अगला हम एक्चुअली अपनी इंद्रियां तृप्त कर रहे हैं, इतने हमारे पास ही इतने क्वेश्चंस हैं आपके लिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक 10,000 करोड़ की कंपनी आप चला रहे हैं, मार्जिन्स आपने प्राइसेस बहुत कम रखे हैं, आपकी एडवर्टाइजमेंट्स में भी ये बात आती है कि इसका हनी इतने का और मेरा हनी इतने का, और फिर बाबा जी ने कुछ और भी हनी की बात की थी पर मैं वो बात यहां नहीं करूंगा। तो प्राइस को भी आपने कम किया, वॉल्यूम जनरेट की और कंपनी को प्रॉफिटेबल रखा। इसके लिए सर कुछ टिप्स आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स को देना चाहेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे? देखिए, फाइनेंस और उसका मैनेजमेंट का बिल्कुल सिंपल सा सिद्धांत है, एकदम सिंपल सिद्धांत है। आप गरीब हो, धनी हो, छोटा काम करते हो, बड़ा काम करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करना है, जितना उसमें डलता है और जो निकलता है, जब तक आप उस रेशो को बैलेंस करके चलोगे, डलेगा 10 निकलेगा 8, कभी गरीब नहीं बनोगे। डलेगा 10 निकलेगा 15, खाली हो जाएगा। भाई एक सिद्धांत याद रख लेना कि जितने भी आप पूरा कर रहे हो अपने सिस्टम को, मैनेजमेंट को चला रहे हो, चलाते समय आप, मैंने देखा है हमारे यहाँ 2 तरह के लोग हैं हिंदुस्तान में। एक लाला जी हैं, धोती फटी हुई है, वैसे तो आज मैं देख रहा था रात बाद मेरी भी फटी हुई है। तो दूसरे हैं भाई साहब बिल्कुल सुटेड बुटेड है, पर वो सारा लोन पे है कि यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हमारी कल्चर थी नहीं, जो वेस्टर्न कल्चर है, बोले मौज करो चाहे वो कर्ज से ही हो। तो हमको यदि ये बैलेंस कराना, हमने सीख लिया करना कि जितना हमारा आय है उससे ज्यादा व्यय नहीं करना है। तो आप किसी भी बिजनेस को करिए, किसी भी काम को करिए, आप बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकते हैं, आपको कोई भी हिला डिगा नहीं सकता। बस इतनी सी बात है। आचार्य जी, पहले तो धन्यवाद आपका, आप इतने सारे जवाब दे रहे हैं और इतना खुल के। लॉजिस्टिक्स आपके बिजनेस का एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है। आप 2 मेरे प्रश्न हैं। पहले तो आप किन पॉइंट्स पे, किस समय पे अपनी कंपनी की ग्रोथ में आपने ये डिसीजन लिया कि लॉजिस्टिक्स इन हाउस करें या आउटसोर्स करें? और अगर इन हाउस है तो क्या आप वो फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल कर रहे हैं, या क्या वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसके कारण हम समझ सकते हैं या हम भी वही डिसीजन ले सकते हैं अपने बिजनेसेस में कि मैं एक बात बताना चाहूंगा, चाहे लॉजिस्टिक की हो, चाहे आपके इन हाउस जो सपोर्टिंग सर्विसेज की बात हो, मैं दोनों को एक साथ ले रहा हूं। कई बार ऐसा होता है, जैसे हम मान लीजिए कि अभी हम लोग अपने इन हाउस हम लोग पूरा पैकेजिंग मटेरियल के लिए प्रिंटिंग करते हैं, या हम लोग डिब्बियाँ वगैरह बनाते हैं, या हम लोग का अपनी ट्रांसपोर्ट का हमने सेटअप बना लिया है, काफ़ी कुछ हमारा इन हाउस है। पर मैं आप लोगों को सलाह देना चाहता हूँ, कोई दूसरा बिजनेस, कोई दूसरी कंपनी आपको सर्विस देगी तो प्रॉफिट मार्जिन लेगी ही, पर आप यदि ऐसा सोच लें कि उसको मैं क्यों दे रहा हूँ, मैं ही कर लूँ, तो कभी कभी ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा मुख्य काम जो है ना वो फैल जाए। उसमें भी हमको प्रायोरिटीज तय करनी पड़ेगी कि कितना हमको आउटसोर्सेस करने हैं, कितना लोगों से सपोर्ट लेना है, कितना हमको इन हाउस डेवलप करना है। तो यदि छोटे छोटे, क्योंकि मैंने कहा कि 24 घंटे आपके पास हैं, तो आप अपनी प्रायोरिटीज को तय करिए। तो इस समय जो जैसा आपने कहा कि अभी हमको सप्लाई चेन के लिए या लॉजिस्टिक के लिए हमको जब सपोर्ट लेना है, तो हमने दोनों ही मॉडल पर हम काम कर रहे हैं। कुछ हमने अपने डेवलप किए हैं, कुछ दूसरों से भी हम सपोर्ट लेते हैं। दोनों तरह से जाकर के ये चीज़ चलती है। तो यहाँ पर हमको थोड़ा ओपन माइंड होना पड़ेगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना होगा। ये देखिए कि दूसरा भी यदि 2 पैसा कमाता है तो तुम्हारे 2 पैसा लेके नहीं जा रहा, तुम्हारी 4 टेंशन को भी कम कर रहा है, ये हमको सोचना होगा। ये नहीं कि जैसे कहते हैं ना कि मैं भी 2 रोटी खाऊं और साधु भूखा ना जाए, वो वाली सिद्धांत है कि हम बिजनेस करते हैं, हम करते समय हम कितने, देखिए बुद्धिमान वो नहीं है
कि जो सिर्फ बुद्धि लेकर के घूमता है, उसकी सराहना होनी चाहिए, पर ज्यादा बुद्धिमान वो है जो दूसरी बुद्धियों से काम ले सकता है। तो इसीलिए ये सारे छोटे छोटे बिजनेस और दूसरे जो लोग कर रहे हैं उनको सपोर्ट करिए, उनको आगे बढ़ाइए। जितना आप दूसरों को बढ़ाओगे आप तो अपने आप बड़े हो जाओगे। तो ये हमको करना चाहिए जी। अब मैं क्वेश्चंस ओपन करूंगा। पहला क्वेश्चन आपके योग चिकित्सालय के एक चिकित्सक हैं सुनील जी। ओम गुरुजी, मैं आपका पहले बैच का योग शिक्षक सुनील दिल्ली से जी। मैं सभी साथियों के साथ में एक बात शेयर करना चाहूंगा। आचार्य जी ने बहुत सारी बातें यहाँ पर बताई और पतंजलि का आंदोलन जो खड़ा हुआ तो उसमें बहुत सारे साथियों का आह्वान किया कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। तो हमको भी जुड़ने का मौका मिला। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट थे और पहला शिविर दिल्ली के अंदर लगा था, दिल्ली में छत्रसाल स्टेडियम में। तो वहाँ पर उसमें योग विद्या में योग सीखा और मेरे पिताजी उस योग की वजह से 17 साल एक्स्ट्रा जीवन जिए। चलो बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं बात पर पूरी कर लूं। ये मत सोच लेना आप लोग का ये प्रायोजित है। नहीं, ये मैं बात हमारा पूरी कर शिक्षक लूं। बाई डिफॉल्ट निकल आया, वो आप लोगों में से एक है। नहीं मैं हाँ, इसलिए मैं मैं बता ये दूं बात पहले। इसलिए कह रहा हूँ, एक जर्नी है पतंजलि की। ये पूरी जर्नी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी है और कितना बड़ा दंश जो है गुरुजी आपने स्वयं झेला है, कितना चैलेंज आपने झेला वो मैंने देखा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, अब मैं दूसरे गुरु के साथ जुड़ा हूं, हमारे विवेक बिंद्रा जी के साथ में, और मैं इस कंपनी का पहला आईबीसी हूं। एक और आंदोलन है जो आप विटनेस करने जा रहे हैं। एक पतंजलि का आंदोलन आपने देखा था, एक आंदोलन है देश को सोने की चिड़िया का बनाने का आंदोलन। आज ये संत जिसका नाम विवेक बिंद्रा है वो कह रहा है आप आइए मेरे साथ जुड़िए, मेरे आईबीसी बनिए, इस आंदोलन को इतना बड़ा कीजिए कि दुनिया का हर एंटरप्रेन्योर आपको सलाम ठोके। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आपने ये आंदोलन सफल किया, आप ये आंदोलन सफल करो तो दुनिया में भारत का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू। एक क्वेश्चन। ये विवेक भाई का असर है, ये बिजनेस तो करना सिखा देते हैं, ये बोलना भी बड़ा कलाकार बना देते हैं आप लोगों को जी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन वहां से। सर अगर क्वेश्चन चालू हो जाए तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज। थैंक्स। पहले तो सर को मेरा प्रणाम, मैं पटना से हूँ। सर मेरा आपसे ये इनको बहुत देर से लाइन पे है जी। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अगर कर देता है, कॉपीराइट करके आपको मार्केट में सप्लाई कर देता है, तो आप उसको कैसे देखोगे? और साथ ही साथ एज ए कस्टमर मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि आपका ही प्रोडक्ट है और वो कॉपीराइट है? और आपने उसमें क्यूआर कोड भी लगा के रखा है, पर क्यूआर कोड गलत स्कैन करके किसी गलत इन्फॉर्मेशन को दे रहा है। अगर मैं यही सेम चीज़ अपने प्रोडक्ट पे लाना चाहूँ अपने बिजनेस में, तो मैं कैसे लाऊँ? इसमें दो बातें हैं। सबसे पहली बात तो देखिए, आपको जब एक बिजनेस को बड़े लेवल पर ले जाते हैं तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ता है कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कहाँ है। दूसरा, हम उसमें क्यूआर कोड के साथ में बैच नंबर होता है कि कौन सा बैच का सामान कौन सा एरिया में गया है। यदि कहीं पर भी ऐसा कोई संदिग्धता मिले, जैसे हमारे भगवान की दया से आज तक कोई नकली प्रोडक्ट उस तरह से नहीं आया, एक आध बार सूचना मिली थी तो वो तुरंत कार्रवाई हुई है। तो उसको आप तुरंत, यदि आपको लगता है, हमारे पास टोल फ्री नंबर भी है, ईमेल आईडी भी है, आप तुरंत दे देंगे, हमारी पूरी टीम जाती है, तुरंत चेक कर लेती है, उस समय पर वो आप तुरंत ही कार्रवाई होती है। तो इसीलिए सिर्फ उसमें हम लोगों को ट्रेसेबिलिटी के लिए अब आगे जो सिस्टम बन रहा है वो इतना एडवांस होगा, जो मैं काम कर रहा हूँ, आप उसमें स्कैन करने से ही आपको पूरा बैच यदि हमारा जहाँ से निकला है, जब बना है, जहाँ से रॉ मटेरियल आया है, उतनी तक हम जानकारी देने की योजना बना रहे हैं। एक अभी ऊपर से, वहां से मेरे लेफ्ट हैंड साइड आप। हाँ, हेलो, नमस्कार गुरुजी, मैं कलकत्ता से आया हूँ, मेरा नाम रंजन दे है जी। तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, हमारा जो उधर भी आपका सब शॉप है उसमें आपका प्रोडक्ट सब रहता है मार्केट में। तो हमने एक दुकानदार को बोला था, जो आप तो पहले पतंजलि नहीं रखते थे, आप काहे रख रहे पतंजलि? तो वो बोल रहा है जो ना, मैं दुकान खोल के बैठा हूँ लेकिन मेरा जो ग्राहक है वो सब बोलता है जो मेरे को पतंजलि चाहिए।
दूसरा कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए। उसके दबाव से मैं घर दुकान में एक स्टॉल लगाया। तो ये कैसे बिल्ड किया सर? कैसे बिल्ड किया कस्टमर? बिल्ड किया? अच्छा। कस्टमर आप ही का प्रोडक्ट मांगता है। ऐसा देखिए, मैं आपको बताता हूं, दो चीजें होती हैं। पहले, हाँ 1 मिनट में बोल लूं, फिर आपके भी जितना हो सकेगा मैं समाधान देने का प्रयास करूंगा। पहली बात तो यह है कि देखिए, प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है और उसका जो प्रभाव है, आज हमने योग सिखाया, करोड़ों लोग लाभ पा रहे हैं। आज बहुत सारी औषधियां, दवाइयां हम बना रहे हैं, उनको लाभ हो रहा है। जब आदमी को लाभ होता है तो ढूंढ करके उस चीज को खोजता है। सिंपल सी चीज है कि आप ऐसी चीज बनाइए कि लोगों को लाभ पहुंचे, तो लोग फिर उस सामान को ढूंढेंगे। तो एक तो ये सिद्धांत है। दूसरी बात ये कि जैसे कुछ दुकानदारों में इधर उधर में इसका कुछ नाजायज लाभ भी उठाते हैं कभी कभी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि बोले भाई मेरे को अभी पता चली, बोले पतंजलि का घी ठीक नहीं है, हमको सूचना मिली। हमने कहा भाई तू ऐसा क्यों करता है? आदमी को भेजा, वो कहता है पतंजलि का घी हमको मिलता ही नहीं है, ग्राहक आता है हमको गाली दे करके जाता है, तो या तो हम गाली खाएं या तो दूसरे का घी बेचें। बोले इसलिए हमने रास्ता निकाले, हम कहते पतंजलि का घी ठीक नहीं, ये ले जा। हम ये कह के पतंजलि का, तो ये बड़ी बात है। तो इसलिए क्या कि हमको वहां भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार लोग, जैसे स्वीकार्यता बढ़ती है तो नेगेटिविटी भी फैलती है, तो दोनों चीज को हमको करके चलना पड़ता है। जी अच्छा, अगला क्वेश्चन सामने जिनके पास माइक है, जी हाँ आप पूछिए please। नमस्ते आचार्य जी, यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है, जब कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम प्लीज रिस्पेक्ट करें, अब बारी आएगी प्लीज। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे भी एक फ्रेंचाइज बिजनेस का मॉडल है मेरे पास और उसमें मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि मेरा प्लान अच्छा है, मेरा कोई प्रोडक्ट नया नहीं है, मेरा सिर्फ एक प्लान अच्छा है जो लोकेट करना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे सोच में क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी, कि जैसे कि अगर मैं फ्रेंचाइज, मैंने अगर एक अपना मॉडल सेटअप किया, समझो मुंबई में सेटअप किया मैंने और उसको अच्छे से प्रमोट किया, फिर बाद में अगर वही चीज़, अगर मैं, ये विवेक बिंद्रा सर ने भी क्या बोला था, जैसे कि अगर मैं उसको बड़ा लेके जाना चाहता हूँ तो पहले एक रीजन में करना चाहिए, फिर बाद में आप जोग्राफिकली लेके जाइए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि अगर मैंने छोटे से स्टार्ट किया, उसको प्रमोट किया अच्छे से फ्रेंचाइज को, और अगर मैं फ्रेंचाइज देने से पहले ही अगर कोई दूसरे सिटी में वो सेम आइडिया प्लान को किसी ने कॉपी कर दिया, तो उसका क्या कर सकता हूँ मैं? आपके प्रश्न को कुछ समझ पाया मैं, थोड़ा सा आवाज नहीं आई थी शॉर्ट में। हाँ, ये कह रहे हैं कि इन्होंने मान लीजिए अपना कुछ काम शुरू किया, प्लान है अभी तक शुरू नहीं किया है। हाँ नहीं, देखिए क्या होता है कि जैसे आपने कहा बहुत सारे काम हैं, एक जगह तो हमने शुरू कर दी, दूसरी जगह दूसरे शुरू कर देंगे तो हमारा बिजनेस तो नहीं बढ़ पाया। ऐसे ही कहा ना आपने। मेरा क्वेश्चन ये है कि वही चीज को जल्द से जल्द दूसरे सिटीज में करना चाहिए, हाँ, कि पहले नहीं, एक मैं सिटी आपको में बताता बढ़ना हूं। चाहिए? जी बिल्कुल समझ गया। देखिए, आप कभी भी इस चीज की परवाह मत करिए कि आप, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, पतंजलि ने पहली बार हिंदुस्तान के अंदर कि आंवले का जूस हमने शुरू करवाया, ये आप सब जानते हैं कि कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि आंवले का जूस कोई पीने की चीज भी है। आंवले का मुरब्बा खाया, चटनी खाई, आपने आंवले के जो है कैंडी खाए, पर कभी किसी ने सोचा नहीं कि जूस भी पिया जाता है। पतंजलि ने शुरू किया, पर पतंजलि का जूस आज कम नहीं बिकता है, पर पतंजलि के साथ में 50 कंपनियां आज जूस और बेचती हैं। तो इसीलिए कभी भी आपका साइज कम नहीं होगा, चिंता मत करिए, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन अब है, सामने से आपको इसलिए माइक दिया, काफी इनोवेटिव तरीके से आपने हमें इंडिकेशन दिया, सेल्फी स्टिक पे मोबाइल लगा के टॉर्च लगा दी कि मुझे क्वेश्चन पूछना है। सर एड एजेंसी है हमारा, इसलिए। अच्छा सर नमस्ते सर, मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि आप एडवर्टीजमेंट प्लानिंग और मीडिया प्लानिंग कैसे करते हैं और बल्क में कैसे क्या करते हैं? हाँ देखिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए हम कभी भी हमने आज तक जो किया है, देखिए जब तक आपको लोगों को जानकारी नहीं होगी तो आपके उत्पाद तक कैसे पहुंचेगी। परंतु एडवर्टाइजमेंट जो है वो इंफॉर्मेशन के लिए होनी चाहिए। एडवर्टाइजमेंट
मिसगाइड करने के लिए नहीं होना चाहिए। हम इस सिद्धांत पर जीते हैं, इसलिए पतंजलि के सारे ऐड प्रोडक्ट के गुणवत्ता को बताते हैं, न कि दूसरे कोई हम अनशंड चीजें। मैं क्या बताऊं, आप बहुत देर से थक भी गए, बोले लड़का लड़की को पटाना हो तो टूथपेस्ट कर ले, हम ऐसा नहीं करते। एक क्वेश्चन यहाँ से लेफ्ट से। हेलो। हाँ जी, हेलो। आवाज आ रही है? आचार्य जी। जी भाई। आचार्य जी। हाँ मैं देख रहा हूं। आचार्य जी। जी जी जी। जी नमस्कार सर। जी सर, मैं देवघर झारखंड से हूँ, बाबा धाम। सर, वहाँ के जितने भी रूरल एरिया के लोग हैं वो सारे लोग बाहर आते हैं काम करने, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, कोलकाता। तो मैंने सोचा कि उनको घर पे ही रोजगार दिया जाए। तो मैंने सर वहाँ पे ना रेडीमेड गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाली। लेकिन वहाँ दिक्कत ये आ रही है सर कि सारे जितने भी दुकानदार वगैरह हैं वो सारे माल बड़े शहरों से लेके जाते हैं। सारे माल बड़े शहरों से ही लेके जाते हैं जी। दिल्ली से लेके जाते हैं, कोलकाता से लेके आते हैं, मुंबई से लाते हैं। तो ऐसा उनको क्या बताया जाए कि वो मुझसे माल ले? ऐसा देखो, इसमें क्या होता है कि जब आप सामान बनाएंगे ना, जब आप छोटी यूनिट में बनाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वालिटी और कॉस्ट, दो चीज को यदि आप कंट्रोल कर पाए, आप भाई एक एक दुकानदारों को 10, 20, 50, 100 जितने दुकानों पर आप फैलाना सकते हैं फैलाना शुरू करिए। जब एक बार आदमी प्रयोग करेगा, जब देखेगा कि आपकी क्वालिटी अच्छी है, प्राइस कम है, ये निश्चित जानिए कि वो अवश्य प्रयोग करेगा और उन्हीं में से ही फिर वो प्रचार भी करेगा। इसलिए इसकी चिंता मत करिए। आप ये सोचें, मैंने अपना पतंजलि का उदाहरण अभी आपको दिया। अभी भी यदि हम सोचें, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। इसकी कभी आप चिंता मत करिए। जी गुरु जी, जैसे विवेक जी कहते हैं कि हमें भागवत गीता पढ़नी चाहिए, आपके हिसाब से हमें और कौन सी या भागवत गीता के एडिशन में कुछ पढ़ना चाहिए? जैसे अभी आपने बोला था स्टार्टिंग में एक बुक का नाम दिया था आपने, नीति शास्त्र, तो उसके अलावा या वैसा कुछ जो कि लॉन्ग रन में हमको आप किधर से बोल रहे हो? हाँ जी हाँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमें ऐसा कौन से बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि लॉन्ग रन में हमें गाइडेंस मिले? ऐसी कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो लॉन्ग रन में हमें हेल्प करे, जो कि अपनी एंसेस्ट्रल आई हुई है, जो कि पुराने समय से आई हुई है, जैसे भागवत गीता है, उसके अलावा? हाँ ठीक है, देखो इसके लिए मैं आपको बताता हूं, यदि आपको बिजनेस करना हो ना, बाकी तो विवेक भाई का तो पढ़ ही लेना, पर आप पंचतंत्र पढ़ लेना। सच बता रहा हूं, पंचतंत्र वो इतनी बढ़िया हमारी चीज है। आप कहेंगे कि जो कहानी किस लिए बनाई गई थी, वो इसलिए बनाई गई थी। पंचतंत्र को यदि आप पढ़ते हो, सब भाषाओं में आपको मिल जाएगा। जिसकी जितनी बुद्धि है उस बुद्धिशाली को उतना ही वो लाभ करेगा। बाकी भगवत गीता पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, पर वो बहुत बढ़िया है। हाँ उधर से। हेलो आचार्य जी, प्रणाम जी। आपके सामने बिल्कुल इस तरफ जी। मैं सवाल पूछूं उससे पहले जस्ट 30 सेकंड, मुझे पता है आप सबका समय बहुत कीमती है। मैं एक बात बताना चाहूँगी। मेरा सौभाग्य रहा है, मैं बाय प्रोफेशन मजिशियन हूँ, मेरा मैजिक शो रहता है। और हम लोगों ने हरिद्वार में एक शो किया था जब आचार्य जी मेरे गेस्ट थे। और एक जो मैजिक किया था, मैं सिर्फ ये बात इसलिए बता रही हूँ कि ये इतने अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं, बहुत अच्छे इंसान भी है, क्योंकि मेरे हाथ झुलस गए थे उस मैजिक में। और मेरा सारा ट्रीटमेंट आचार्य जी के ऑफिस में हुआ है, उनके हाथों हुआ है, मेरे लिए दवाई भी उन्होंने बनाई है। एंड आई होप कि आप पहचान याद होगा आपको। बिल्कुल जी, याद आ गया बहन आपको। ठीक। ओके, मेरा सवाल एक, दूसरे को जादू दिखाते दिखाते अपना हाथ फूंक ली थी, फिर उस जादू से मैंने मेरे जादू से उसको ठीक किया। बिल्कुल, ये उनका जादू था। आगे मेरा सवाल एक ही है, हम भारत देश में और हम लोग बिजनेस तो डेफिनेटली फोकस करते हैं, लेकिन हमारा कंट्री जो है इमोशन बेस्ड है, हम भावनाओं के प्रति है। तो जो भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जब कभी हम पार्टनर्स को सेलेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, भले वो आपका फैमिली पर्सन हो, भले वो बाहर का कोई इंसान हो, तो बहुत बार ऐसा होता है कि शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन कुछ समय बाद कुछ आपस में कुछ बातें आती है जिससे आप सहमत हो, सामने वाला नहीं हो, सामने वाला हो, आप नहीं हो। तो आप और स्वामी जी इतने वर्षों से काम कर रहे हैं, तो क्या आपके साथ भी ऐसी कोई परिस्थितियां आई है, और अगर आई है तो आपने उसके साथ कैसे डील किया है? अच्छा सुनो,
पहली बात तो ये कि हमारी कोई फैमिली है ही नहीं, इसलिए परेशानी कम आती है। परंतु पारिवारिक जनों के लिए आपको एक बड़ा प्रश्न आंचल बहन ने पूछा है, इसको आप समझो। ये बहुत अच्छी जादूगर है, करती है, बड़े बड़े शो करती हैं अभी। तो इसमें क्या होता है, झगड़े कब होते हैं? जब पैसा होता है। जब पैसा नहीं होता तो झगड़े ही नहीं होते। तो इसको एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे जब हम शुरू में होते हैं तो भावनाओं में होते हैं, फिर बाद में जब जिस दिन ही हो जाता है कि दादा बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो गड़बड़ हो जाता है। उस समय क्या करें, पहले से ही आप तय कर लीजिए, जब आप शुरू करें तो ये तुम्हारे लिए कार्य है, ये तुम्हारे लिए व्यवस्था है, ये तुम्हारी हिस्सा है। कितने भी प्रेम हो, कितने भी आत्मीयता हो, पहले से ही पारदर्शिता से एक नियम बनाइए, एक मर्यादा बनाइए, एक व्यवस्था बनाइए, और न आप दूसरे की व्यवस्था में घुसिए, न दूसरे को अपने व्यवस्था में घुसने दीजिए। जिंदगी भर चीज चलेंगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। हेलो नमस्ते सर, मेरा नाम हितेश सोनी है, मैं इंदौर से आया हूँ और मेरी एक ग्रोसरी शॉप है इंदौर में। पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके वीडियोस देखता हूँ, आपको देखता हूँ, आप मेरे रोल मॉडल बन चुके हैं सर। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है सर, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो चुका है हमारे सेक्टर में। मतलब ऑनलाइन भी देखें, ऑफलाइन भी देखें तो बिग बाज़ार, डी-मार्ट ने मार रखा है, ऑनलाइन भी मार रखा है। तो अब पतंजलि की तरफ से आप रिटेलर्स को क्या सपोर्ट करना चाहेंगे सर? मैं एक बड़ी बात कहना चाहता हूं, यदि यहाँ आईटी वाले भाई लोग भी बहुत सारे बैठे, आईटी कंपनी से जुड़े हुए या चलाने वाले कितने लोग हैं, जरा हाथ हिलाएंगे तो जरा समय देख लो, तो बहुत सारे लोग हैं। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, विवेक भाई आप साथ दे दो और ये जुट जाए। मैं अभी आपको एक, हालांकि कई बार क्या होती है कि जो प्लानिंग है वो बता देने से बिगड़ती भी है चीजें, कई बार बनती भी हैं। यदि हम सारे आईटी सॉल्यूशंस को एक सिस्टम से जोड़ दें, वो सॉल्यूशन मेरे पास मैं डेवलप कर चुका हूं, रिटेलर में सारी जगह पर यदि वो सिस्टम लग जाता है, तो जितने भी ऑनलाइन आकर के जो बड़ी बड़ी कंपनियां देश को बर्बाद कर रही हैं, वो रास्ता खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनियां जो उनको मार्जिन देती हैं, वही रिटेलर को उनको देना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ऑफलाइन बिजनेस खराब नहीं होगा। एक ही उपाय है, यूनिटी। हम इकट्ठे हो जाएं और सामूहिकता के साथ में योजना बना ले, कोई कुछ बाल नहीं बाका कर सकता। जी गुरुजी, आपके श्री चरणों में मेरा, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने 6 लाख अपने रिटेलरों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं, हम बहुत जल्दी जोड़ेंगे, तो फिर उसको धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे। तो उसमें यदि दूसरी बात यह है कि मैं थोड़ी सी 2-3 बात बता देता हूं कि यदि आप लोग किसी को भी विवेक भाई के प्लेटफॉर्म में भी संपर्क कर लीजिए, या पतंजलि आयुर्वेद के, इसमें भी क्या कि हिंदुस्तान में, जैसे आपने कहा ना कि हम लोगों के नकली सामान तो लोग नहीं बना पाए, पर हमारे नाम से एक बहुत बड़ी हानि हुई है। ठगाई करने वाले फ्रेंचाइजी के नाम पे, डीलरशिप के नाम पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ठगाई करी, और हमने अभी हाई कोर्ट में पिटीशन डाला था, आज ही तारीख थी, क्योंकि वो भी केस कचहरी मुकदमे भी सब करने पड़ते जब आपको काम करने हैं। तो शायद आज उन्होंने, हाई कोर्ट ने कह दिया है कि अगले केस के अंदर हम वो सीबीआई जांच के लिए कर देंगे। तो मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आप हमारे सही वेबसाइट पर, पतंजलि जो आयुर्वेद ORG भी है, पतंजलि आयुर्वेद हमारा .in भी है, दोनों में आप जा करके आप जो सही जगह पर आप करिएगा। हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए कोई पैसा पहले नहीं लेते हैं, किसी तरह से कोई पेमेंट नहीं दें। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ करके भी डिस्ट्रीब्यूटर भी बन सकते हैं, रिटेलर भी बन सकते हैं। बाकी आप चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र, मेगा स्टोर वगैरह में भी जोड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। एक बात मैं इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, जैसे भाई ने कहा, हालांकि मैं बहुत कोई बड़ा प्रवक्ता तो नहीं हूं, पर आयुर्वेद योग के विषय में जो जानकारियां हैं, हमारा फेसबुक पेज है, हमारे अपने यूट्यूब चैनल में भी काफ़ी लोग हैं, तो उनसे भी आप लोग जुड़ करके लाभ उठा सकते हैं। जैसे विवेक भाई के भी ट्यूब, उनका भी देखोगे तो आधा तो मैं ही दिखाई दूंगा इनमें। तो इसीलिए आप लोग लाभ उठाइए, जहां से भी आपको लाभ मिले लाभ उठाइए। गुरुजी, आपके श्री चरणों में पहले तो नमन और माफी चाहता हूं। माफी इस बात की कि आपकी शुरुआती दौर में डिस्ट्रीब्यूटर्स मेरे से जुड़े हुए थे, मार्क सॉफ्टवेयर यूज करते थे। आपका पहला मेगा स्टोर भी मैंने कंप्यूटराइज किया, और मार्क से लोग मोहब्बत बहुत करते हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी आपको आती रहेगी, क्योंकि हमारे मेरे को कोई परेशानी नहीं। देखो नहीं, मेरा सवाल अलग है। सुनो, लोग कहते हैं क्या दूसरी कंपनी से आपको परेशानी होती है? मैं कहता हूं
यदि जनता का लाभ हो, हेल्दी कंपटीशन हो, हिंदुस्तान में इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हाँ, और मार्क को बहुत प्यार करते हैं लोग। ठीक। अच्छा गुरुजी, मेरा सवाल यह है जी। कि अमेरिका, आज आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर पहले हजारों हजार डिस्ट्रीब्यूटर थे, हजारों हजारें लाखों दुकानें थी। आज 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं दवाई के अंदर, 6 डिस्ट्रीब्यूटर हैं एफएमसीजी के अंदर। सेम ऑस्ट्रेलिया में पोजीशन है, ऑस्ट्रेलिया में केवल 4 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो पूरा बिजनेस कर रहे हैं। चाइना में 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर दवाई के थे खाली, आज की डेट में केवल 8,000 हैं। हमारे देश में भी 1.25 लाख डिस्ट्रीब्यूटर हैं। और जैसा कि बाहर की कंपनियां आती जा रही हैं ऑनलाइन का, वैसे तो आपने काफी जवाब दे दिया है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन कंपनियां आ रही हैं और बिजनेस को वो हर तरीके से कैप्चर करने की कोशिश कर रही हैं, कंपनियों को खरीद रही हैं, सब कर रही हैं। तो आप क्या ऑनलाइन की तरफ खड़े हैं या छोटे व्यापारी की ओर खड़े हैं? मेरा ये सवाल है। देखिए, तो न्यूज मीडिया क्वेश्चन था सर आपके लिए। नहीं, हमको देखो 2 चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूं एक नई कहानी, जैसे भाई ने पूछा, एक नया भी बता देता हूं बुद्धि कैसे काम करती है। हमारी जो सामान को सारी ऑनलाइन कंपनियां लेकर के वो डिस्काउंट पे बेचती थी। हमारा सारा जो ऑफलाइन मार्केट है उन्होंने बिल्कुल गंदा कर दिया था। कुछ भी स्कीम दे दिया, कुछ भी डिस्काउंट दे दिया, कुछ भी कर दिया, आप सब जानते हैं। हिंदुस्तान में पहली कंपनी है, मैंने सारे ऑनलाइन कंपनी टॉप लेवल की जितनी भी लेयर की कंपनियां हैं उन सबको, सारे लोगों को फोन कर करके बुलाया। मैंने कहा भाई आप अभी अनऑफिशियली बेच रहे हो, हम ऑफिशियली आपको देना चाहते हैं, आप बेचिए। ये सुनने की बात है भाई, तो ये बुद्धि की भी बात है, समझ लो। तो वो तो राजी राजी सब आ गए, सारी कंपनियां, चाहे जो अमेजोन से लेकर के ऑनलाइन वाली सारे फ्लिपकार्ट वगैरह जितने भी कंपनियां हैं, तो सब आ गए। हमने एक बड़ा कॉन्फ्रेंस भी करी थी। सबसे एग्रीमेंट में हमने क्या लिखाया कि आप हमारे प्रोडक्ट को डिस्काउंट पे नहीं बेचोगे, आप स्कीम नहीं दोगे, ऐसा रिटर्न में सबसे सारी कंपनियों से ले लिया। तो जब अब वो स्कीम में डालते हैं तो हम धमकाते, भाई रिटर्न में एग्रीमेंट है। शायद हिंदुस्तान में पतंजलि आयुर्वेदी ऐसी संस्था है जिसका ऑनलाइन में भी कोई स्कीम और उनका उसमें नहीं जाता। तो इसमें बड़ी बात क्या थी कि उन्होंने सोचा कि हमको तो राइट देने के लिए, बेचने की राइट देने के लिए बुलाया है। आज तक उनको पता नहीं राइट देने के लिए नहीं बुलाया, वो तो बिना राइट के भी बेच रहे थे। वो गड़बड़ ना बेचे उसको रोकने के लिए बुलाया था। समझ में आई? तो ये बात अगला है। क्वेश्चन यहाँ से। हाँ जी। हेलो आचार्य जी, पहले मेरा प्रणाम। मेरा नाम सोमेन रॉय है, मैं कोलकाता से हूँ। मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूँ आपसे, दैट यू हैव क्रिएटेड द रेवोल्यूशन इन इंडियन मार्केट बिकॉज यू आर जस्ट क्रिएटिंग द मोनोपोली इन अ कम्पिटिटिव मार्केट। हिंदी जब से नो प्रॉब्लम, यू कैन स्पीक इंग्लिश। बाकी सबके लिए। बाकी सबके लिए। ऐसा है, मैं हिंदी बोलता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम अंग्रेजों को छक्के छुड़ाना भी जानते हो, समझता भी। अच्छा आचार्य जी, तो और एक बात और बता दूं, गुड न्यूज, या हिंदी से आगे की बात। भाई विवेक को मैं आज ही कह रहा था, देखो हम भारतीय संस्कृति पर गर्व करते हैं, परंपराओं पर हम विश्वास करते हैं। और ये पहली बार हुआ, किसी सरकार ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया। हम लोग बहुत टॉप लेवल के जर्नल्स में हमारे रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होते रहते हैं। और अभी भी एक पब्लिश हुआ था बायोमोलिकुल्स के अंदर में। बायोमोलिकुल्स में जब आर्टिकल पब्लिश हुआ, उन्होंने कहा कि हमको रिसर्च जो अब्स्ट्रैक्ट है वो भी चाहिए, वीडियो अब्स्ट्रैक्ट चाहिए। मैंने उसको कहा, अपने साइंटिस्ट को, मैंने कहा भाई इसको बोलो वीडियो अब्स्ट्रैक्ट हम संस्कृत में देंगे। पहले उनको समझ में नहीं आया, हमको 1 महीना लगा, हमने भी पूरी जान लगा दी। हमने कहा भाई हम संस्कृत में देंगे। और पतंजलि पहली संस्था है जो बायोमोलिकुल्स का आप साइट पे देखेंगे, वीडियो अब्स्ट्रैक्ट भी जो है वह संस्कृत में पहली बार रिसर्च के पेपर के अंदर में संस्कृत भाषा को हमने पहुंचा दिया। जी आप बता दो भाई। क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, तो मैं वो बोलना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे अगर मैं 2 सेक्टर पे डिवाइड करूँ, एक प्रोडक्शन, एक सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगर 2 सेक्टर का बात करूँ, अगर प्रोडक्शन सेक्टर हो तो इंडियन ऐसा मार्केट है जहाँ पे हर एक पर्सन जो कस्टमर होता है उसको चाहिए बेस्ट प्राइस, मतलब कम दाम में अच्छा सामान, बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, ये तो चाहिए और देखने में भी अच्छा होना चाहिए और ब्रांड नेम भी चाहिए। उसके बाद सेकेंडली सर्विस सेक्टर अगर हो तो उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस, जैसा कोई फ्रेशर आदमी जॉब ढूंढने जाता है उसको बोलता है क्या एक्सपीरियंस है। अगर कोई न्यू कंपनी कोई अगर जॉब नहीं देगा तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा। जो न्यू अगर मैं आपसे ज्वाइन ही नहीं हो पाऊँ तो आप कैसे जांच कर पाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट सही है क्या, मेरा सर्विस सही है क्या नहीं है। तो इस जो क्वेश्चन आता है
और मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर को यही आता है फर्स्ट मार्केट में जब एंट्री करता है, तो एक एंट्री बैरियर को कैसे हम लोग तोड़ सकते हैं और हम खुद का मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं इन द कम्पिटिटिव मार्केट, जो एक मिसाल बन सकता है। और कैसे सोचना चाहिए इस टाइप में जो हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से एक सोल्यूशन निकाले और वो सोल्यूशन इतना तगड़ा हो जो बाद में वो मिसाल क्रिएट हो जाए। जितनी बातें आपने कही है जो मैं समझ पाया हूँ, सबके लिए काम की बात यह है कि देखिए जो ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है या ऑलरेडी प्रोडक्ट अवेलेबल है, हम नए एंटरप्रेन्योर ग्रुप में जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को भरोसा दिलाएं, क्वालिटी का भी हो तो लोग यूज़ करें। उसके लिए एक ही उपाय है कि आपको स्टार्टिंग के अंदर में प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, प्रोडक्ट दो तरह से बिकता है। एक तो क्वालिटी से जब लोगों तक पहुंचना है तो टाइम लगता है, पर क्वालिटी के साथ साथ में थोड़ा सा विज्ञापन भी कि आपके प्रोडक्ट में क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं, क्योंकि लोग आजकल नई नई चीज़ें चाहते हैं, वैरायटी चाहते हैं, क्वालिटी चाहते हैं। तो यदि आप साथ में लेकर के चलेंगे और यदि आपके प्रोडक्ट में दम है तो निश्चित रूप से बिकता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं कभी ये सोचता था जब हमने हरिद्वार में छोटा सा काम शुरू किया, एक उजाला करके आई ड्रॉप होता था हरिद्वार में। वो उजाला आई ड्रॉप लेने के लिए जब हरिद्वार में लोग नहाने के लिए आते थे तो वो लोग स्पेशली उस आई ड्रॉप को लेकर के जाते थे। तो मुझको लगता था कि ये जो आई ड्रॉप लेकर के जाते हैं तो हम कुछ ऐसी चीज बना सकेंगे क्या पतंजलि में, हमारी संस्थान में, कि लोग कहे कि उसका सामान जरूर ले आना। थोड़े ही वर्षों में हमारे उत्पाद ऐसे हो गए कि बोला पहले कहीं मिलते नहीं थे, हरिद्वार में ही मिलते थे कि हरिद्वार में जा रहे तो वहाँ का च्यवनप्राश लेकर के आना, हरिद्वार जा रहे तो वहाँ का आई ड्रॉप ले आना। हमने ये शुरू किया। जो भाई ने प्रश्न किया उसका उत्तर मैं इस रूप में देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में तो आप लोगों को पता है विज्ञापन भी है, ऐड भी है, हम भी यहीं खड़े हैं, परंतु ये मैं सत्य बात बताना चाहता हूं आपको, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे यदि आप जाओगे ना, जो विदेशी लोग बाहर जाते हैं ना यहाँ से, सबसे ज्यादा पतंजलि का प्रोडक्ट ही उनके बैग में मिलता है। वहां तो एडवर्टाइज नहीं हो रहा, वहां तो हम जाकर के ऐड नहीं कर रहे हैं ना, तो क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि गलती से भी एक बार उसने दंत कांति कर ली ना, वो बैग भर के ही ले जाएगा। तो ये प्रोडक्ट का दम होना चाहिए। आप प्रोडक्ट डेवलप करिए ना, जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, कुछ भी बेहतर करेंगे तो लोग जरूर अपनाएंगे। इसका उदाहरण है वो जी। आचार्य जी प्रणाम। आप लोग थके नहीं? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो सोच रहा था कि तो ठीक है जी। प्रणाम आचार्य जी। मेरी एक पीड़ा है कि 1950 में अगर देखे 1950 में तो हमारे देश का जो करेंसी जो था कि 1 रुपया इज इक्वल टू $1 था। कहीं ना कहीं पे स्वदेशी में हम लोगों ने काम नहीं किया तो आज जो डॉलर है हमारे लेजीपन की वजह से 72 हो चुका है। और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो हमने एक वॉलेंटियरली एक मॉडल हमने क्रिएट किया है। एंड हम जो आपने अभी बताया कि रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ब्रांड्स, मैन्युफैक्चरर्स, सारे स्टेक होल्डर्स को एक वननेस मूवमेंट से हम लोग अंडर वन अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं। बट जो पतंजलि में एक प्योरिटी है और आपने इतने सारे वॉलेंटियर बनाए, उसका राज क्या है वो हमें जानना है। भाई ने जो बात कही, मैं एक चीज आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कई लोग हम लोगों में से इस मानसिकता में जीते, जब स्वदेशी की और विदेशी की बात आप कर रहे थे, कि विदेशी कंपनियां भी जो है हिंदुस्तान में आती हैं, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलती हैं और टैक्स देती हैं। टैक्स देने के बाद में जो पैसा बचता है वो लेकर के जाती हैं। शायद आप में से कितनों को पता है, मुझे भी जो बात पता चली मुश्किल से 2 महीना पहले पता चली। वो बात क्या है? यहां चाहे मैं इस बात को बिल्कुल ओपनली कहने को तैयार हूं, आपका मैगी नूडल्स है। मैगी नूडल में से हिंदुस्तान को टैक्स कितना मिलता होगा और उस मैगी नूडल में से विदेशों में रॉयल्टी कितनी जाती होगी? ये जितने भी बड़ी कंपनियां, विदेशी कंपनियां, वो टैक्स देकर के, इनकम लेकर के नहीं जाती हैं, रॉयल्टी के नाम पर इतना पैसा ले जाती हैं। मैं आपको, मेरे को बड़ा मुश्किल से वो सूचना मिली है। मैंने उस अधिकारी को कहा है जो इंटरनेशनल टैक्स का जो कमिश्नर है, मैंने कहा भाई कुछ तो मेरे को सूचना दे दे। वो गलती से 2-4 चीज बोल गया वो, उसमें से उसका कहना ये है, या तो बताओ मसाला का, नूडल का मसाला जो है, मसाला कौन खाता है? हिंदुस्तानी। बनाता कौन है? हिंदुस्तानी। रॉयल्टी कहां जाती है? मैगी के स्विट्जरलैंड में।
800 करोड़ की तो नूडल की जो मैगी के नूडल की मसाले की रॉयल्टी जाती है 800 करोड़, पता कर लेना। तो वो कंपनियां इस तरह से लूटती हैं, हमको पता ही नहीं है। हमको ऐसा शिक्षा दे दिया जाता है, हम उसको भरोसा करते हैं। जैसे आपने कहा भाई डॉलर तो बराबर ही था, पर वो ऊपर चढ़ता इसलिए जा रहा है क्योंकि इन षड्यंत्रों में कहीं हम अनभिज्ञ हैं, कहीं हम उस षड्यंत्र में शामिल हैं। तो अब शामिल तो होना नहीं है, पर हमको अनभिज्ञ भी नहीं बनना है। हम सबको खड़ा होकर के उस चीज को कार्य कर करके उनको बाहर करना है। तो ये हमको करना जरूरी है। और दूसरी बात सप्लाई चेन के लिए और जो वॉलंटियर वगैरह के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूं, देखिए हम लोग योग के माध्यम से आज हमारे पास 10 लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। तो आप लोग भी योग कर रहे हैं, ऐसे एकलव्य हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हमको आदर्श मान करके करते हैं। हमको पता नहीं है कुछ ऐसे आदर्श। अब विवेक भाई से ठीक है आप यहां पर आए हैं, ये शुल्क लेंगे, सीखेंगे, करेंगे, पर यूट्यूब में इधर उधर वीडियो से न जाने कितने लोग हैं। हो सकता है कि कुछ लोग वहीं से कर करके सीख करके कुछ कर दिए गए हों, मतलब कुछ आगे बढ़ रहे हों। तो जितने भी जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसको आप जितना शेयर करेंगे, लोगों को लाभ पहुंचाएंगे, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे। यही एक उपाय है जी। अमेजिंग अमेजिंग, ऐसे आंसर्स मिलना, इतने सटीक आंसर्स मिलना बहुत मुश्किल। कम ऑन, लेट्स गिव इट अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा को स्टेज पे बुलाना चाहूंगा और डॉक्टर विवेक बिंद्रा और आचार्य जी हमारे कुछ चैनल पार्टनर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करेंगे, फेलिसिटेट करेंगे। और कैन वी स्टार्ट? हाँ जी, माइक 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 जी भाई, बढ़िया करो, अच्छी तरह से करो, हमारी शुभकामनाएं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हम आंसर नहीं दे पाए, क्षमा चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा विवेक भाई की तरफ से। तो हम कभी फिर